So this is going to be very exciting. As you can see कि उनकी आंखों में पट्टी बन चुकी है एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव हर अ प्रिस्क्रिप्शन जो कि वो पढ़ के बताएंगी. मुझे बिलीव तो नहीं हो रहा है बट लेट्स सी. इट्स हेक्साजेल गम. ओह माय गॉड. हमने इसको अच्छे से घुमा दिया है. अभी देखते हैं कि क्या ये ब्लाइंड फोल्डेड क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं. गाइस मैं ये सारे पेन्स देख रही हूँ इन्हें. नाउ शील टेल कि इसका कौन सा कलर है. सो लेट्स डू इट वन बाय वन. दिस इज रेड. गॉड. सो MBBS इंटर्नशिप में स्टूडेंट को कौन सी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए? यू हैव टू बी कीन अबाउट इट. यू हैव टू नो शो कि हाँ तुम्हें सीखना है तो तुम्हें सिखा देंगे. और तुम्हें सीखना ही नहीं होगा, तुम जाके ऐसे बैठ जाओगे तो फिर तुमसे चाय पकौड़े वाले काम कराएंगे. देखो तो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बन गए तो लाइफ सेट है, पर MBBS के दौरान जब आप अपने कॉमर्स या टेक वाले दोस्तों को 22 की उम्र में लाख्स के पैकेजेस और कॉर्पोरेट ट्रिप्स एंजॉय करते देखते हो तो क्या सच में अंदर से एक रिग्रेट या फोमो वाली फीलिंग आती है? कंपेयरिंग अ मेडिकल स्टूडेंट विद समबडी हु इज वर्किंग इन टेक इज. मेडिकल कॉलेजेस में बर्नआउट और सेल्फ डाउट एक रिचुअल बन चुका है. लाइक जो स्टूडेंट्स फर्स्ट या सेकेंड ईयर में डिप्रेस हो रहा है, लाइक क्या वो सच में इस फील्ड के लिए वीक है या मेडिकल सिस्टम ही टॉक्सिक है? मेडिकल सिस्टम इज टॉक्सिक, नो डाउट इट इज. गुड पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी होती है अपने बच्चों के लिए, बट क्या आपको लगता है कि आज की फास्ट पेस लाइफ में पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं या वो पेरेंटिंग ऑफर कर पा रहे हैं? पेरेंट्स अपने बच्चों से क्यों डर रहे हैं? मतलब व्हाट इज़ जेन ज़ी? मतलब हमने सिर्फ एक जनरेशन को नाम दे दिया. अब वो अपने आप को कूल दिखाने के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं जो आप एक्चुअली अपने 20s, लेट 20s में या अर्ली 30s में करते हो. वो चीज़ जल्दी करने लग गए हैं जस्ट टू शो दैट दे आर वेरी कूल. दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू विद द करियर. मोस्ट ऑफ द जनरेशन इज़ लाइक गाइस वेलकम बैक टू द इंस्टेंट शो, जहां बातें होती हैं बिल्कुल रियल और अनफिल्टर्ड. आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, शी इज द अल्टीमेट डेफिनेशन ऑफ नेक्स्ट जेन ब्रिलियंस. ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, शी इज अ सर्टिफाइड सीरियल प्रॉब्लम सॉल्वर. एक ऐसी विजनरी जिन्होंने अपने कॉलेज डेज में ही एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स खड़े किए और उन्हें सेल भी किया. लेकिन इनका दिमाग किस लेवल पर चलता है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं दैट शी इज अ ब्रेन रीडर. She used to be the fastest blindfolded cube solver in North and West India. और तो और she's a doctor with photogenic memory. एक कोर मेडिकल बैकग्राउंड से आने के बाद इन्होंने अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाया and she has completed her MBBS. An amazing open mic speaker, एक brilliant content creator और एक ऐसी डॉक्टर है जो पेशेंट्स के साथ entrepreneurship भी समझती है. Please give it up for the genius, the ultimate hustler and the incredibly sharp Dr. Gauri Soni. Hello doctor. Hi, How are Riya. you? I'm good. Welcome to the show, ma'am. Thank you so much. तो सबसे पहले तो आई वांट टू से कि आई एम सो अमेज्ड कि कोई अपनी लाइफ में इतना कुछ कैसे कर सकता है. तो प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस के लिए अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड. तो पहली बात तो जब आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया आई वाज आल्सो लिटिल अमेज्ड कि इतना सब कुछ हो चुका है लाइफ में. बट सो आई वाज नॉट वेरी ओपन इन स्कूल. स्कूल में हमेशा से आई वाज दैट स्टूडेंट जो क्लास के कॉर्नर में बैठ के अपनी बुक खोल के बैठेगा. नॉट टिपिकली एन इंट्रोवर्ट बिकॉज इंट्रोवर्ट आर पीपल हु विल नॉट कम अप. लाइक वो दिखाई नहीं देंगे आपको. आई विल बी विजिबल इन ऑल द को करिकुलर एक्टिविटीज, बी डिबेट, डांस, सिंगिंग, एनीथिंग. मतलब स्कूल में सबको पता था कि ये कहीं नहीं दिखाई देगी तो इसको ऑडिटोरियम जाके ढूंढ लो. शी विल बी देयर ऑन द पोडियम. सो दैट इज़ वेयर आई थिंक आई एम फ्रॉम IIS, India International School, Mansarovar. Okay. And I give all my credits to that school. And everything that I am today is somewhere nurtured from my school, my background, my teachers. That's good. So yes, then when I entered 7th class, one day my dad came inside my room and he was like कि चल अपन घूमने चलेंगे. ओके फाइन, अपन घूमने चलेंगे. और उन्होंने मेरे और मेरे छोटे भाई को, आई वॉज इन 7th, ही वॉज लाइक ओम, ही इज़ माई यंगर ब्रदर, ही वॉज इन 5th क्लास दैट टाइम. तो वो हम दोनों को सुबह सुबह 9 बजे एक होटल में ले जाके छोड़ आए. सो मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस चल रहे थे वहाँ पे. व्हाट इज़ मिड ब्रेन एक्टिवेशन? इट्स लाइक वी हैव 2 sides of brains, left and the right. Mid brain activation is creating a virtual bridge between both the brains so that you can use both the brains together. Oh.
So we have some sort of workload on the left one and some sort of workload on the right one. दोनों साथ में काम नहीं करते. But when you go through some exercises, some rituals, you can create a virtual bridge and you can use both of your brains together. So उस दिन हमें मॉर्निंग में वहाँ छोड़ा और हमें कुछ नहीं पता था हमारे साथ क्या होने वाला है. फॉर द नेक्स्ट 9 hours हम लोग एक वर्कशॉप में थे जिसमें देयर लाइक 10 students and 2 teachers with us. So we had a lot of exercises, a lot of games. हमने आई जिम वगैरह किया. We had sleeping exercises. We had to take a constant amount of water. कि हमें दिन में ऐसे 3 लीटर पानी पीना है. एंड उस टाइम हमें जेन्युइन समझ नहीं आ रहा था हमारे साथ क्या हो रहा है. हमें ऐसा लग रहा था कि ठीक है बच्चे खेल रहे हैं, हम भी खेलने के छोटे छोटे तो थे ही. सो वी लाइक विल प्ले. बट उस दिन के एंड में जब पापा में पिक करना है तो उस टीचर ने भी हमें नहीं बताया कि हमारे साथ क्या हो रहा है. ओके. पापा में पिक करना है, उन्होंने हमें बिठाया, मतलब लाइक ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी हम 10-12 बच्चे थे उन सबको साथ में बिठाया और बिठा के बोलते हैं कि है ना हम तुम्हें एक पट्टी देंगे आँख पे बांधने की, बांध लेना. हम लाइक पागल है, पट्टी देंगे? सो लाइक ओके फाइन. तो उन्होंने हम सबके आँखों पे पट्टी बांध दी. ऐसा लगता है बच्चों को लगता है आँखों पे पट्टी बांध रही तो गिफ्ट मिलेगा, ये मिलेगा. उन्होंने मेरे हाथ में एक नोट पकड़ा दिया एंड देन शी टोल्ड मी रीड द नंबर. लाइक आर यू मैड? व्हाट आर यू सेइंग? लाइक हाउ कैन आई रीड द नंबर? लाइक जस्ट ट्राई, डू समथिंग, स्मेल द नोट एंड रीड द नंबर. मैं यार तुम पागल हो, तुमने 5 सेंस, लाइक आई वाज इन 7th क्लास, लाइक 5 सेंसेस नहीं पढ़े तुमने? आईज आर यूज्ड टू रीड. नो, जस्ट फोकस, स्मेल इट, फील इट. तुम देखो तुम्हें क्या, मतलब you'll actually gradually feel कि क्या हो रहा है आसपास. मैंने कहा ओके फाइन, विल ट्राई. एंड आई डोंट नो हाउ बट आई रेड द नंबर ऑन द नोट एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या हुआ अभी? तो मैंने आँख की पट्टी खोली. मैंने कहा यार मुझे तो दिख रहा था. पापा बोले कहाँ दिख रहा था? कहा मुझे यहाँ दिख रहा था पापा सब कुछ. बोले कैसे? मैं मुझे नहीं पता. वाओ. So I think when you don't have the knowledge and when you don't have that what should I say, उसे होता है ना कि लालच नहीं होता आपके मन में कि ये चीज़ आपको, अगर मुझे सुबह पता होता कि मेरे को शाम तक ही मिल जाएगा तो शायद मैं पूरे दिन ये सोचती कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा. बट व्हेन इन माई माइंड आई हैड दिस, मुझे सिर्फ खेलना है, फिर बाद में क्या होने वाला है आई डोंट नो दैट. सो येस, फिर आई अटेंडेड द क्लास फॉर 2 days एंड देन उसके बाद आई हैड टू गो, मतलब 2 दिन का ही क्लास था वो. उसके बाद मुझे स्क्रीन, लैपटॉप, टीवी सब कुछ छोड़ना पड़ा था फॉर सम वाइल बिकॉज टू इम्प्रूव माई कॉन्सेंट्रेशन. इट वॉज ऑल अ गेम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. सो टू इम्प्रूव माई कॉन्सेंट्रेशन मैंने टीवी, मोबाइल फ़ोन कुछ नहीं देखा था फॉर लाइक नेक्स्ट 3 years समथिंग. एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि वो जो 3 साल होते हैं ना, 3-4 साल, 7th, 8th, 9th, 10th वाले, उसमें बच्चा मूवीज़ देखता है, बच्चा को कार्टून्स पसंद होते हैं, ही विल गो विद फ्रेंड्स एंड ऑल, डू समथिंग. मैंने कुछ नहीं किया था. सो आई एम नॉट अ मूवी किड ऑल्सो. आई कैन नॉट गो इन अ मूवी थिएटर एंड सी अ मूवी फॉर 3 hours. मेरे को वो नॉइज़ परेशान करने लग जाती बिकॉज आई एम नॉट अडेप्टेड टू दैट. तो फिर ये वाला सेशन हुआ, ठीक है. पापा मुझे, भाई पापा तो बहुत ज़्यादा, लाइक आई डोंट नो, आई कैन नॉट थैंक दैट मैन. ही हैज़ डन सो मच. लाइक मुझे फिर वॉक्स पे ले जाते थे, मेडिटेशन करते थे मेरे साथ. उनको पता था कि अगर, मतलब ही नो कि अगर इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, इसको कितने ज़्यादा काम करना पड़ेगा और ये अकेले नहीं, 7th क्लास का बच्चा क्या कर लेगा, अकेले नहीं कर पाएगी. तो ही वॉज ऑलवेज अ सपोर्ट फॉर मी, स्टिल अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर मी. देन वन डे अ क्यूब कॉट माई आई एंड वो क्यूब देख के मुझे हमेशा बचपन से ऐसा लगता था यार ये तो, इसको ख़रीद के लाओ, इसको बिगाड़ो, इसको रख दो और अभी फेंक दिया जाएगा, फिर अगला एक नया आएगा, उसको बिगाड़ा जाएगा. देन पता नहीं क्यों एक दिन ऐसे मैंने बैठ के, सॉल्व भी तो हो सकता होगा ना, ये जब कलर एक अलग अलग जगह गए तो वापस भी आ सकते होंगे. तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हिट एंड ट्राई किया, थोड़ा बहुत यूट्यूब देखा एंड देन आई सॉल्व्ड द 3x3 क्यूब. एंड आई वाज वेरी अमेज्ड विद दैट. मैं यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. इट वाज लाइक अ वेरी गुड सोर्स ऑफ डोपामिन फॉर मी. सो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. देन आई सर्च्ड ऑनलाइन एंड आई सॉ देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ क्यूब्स. लाइक इतने सारे कलर के क्यूब, मतलब कलर्स, साइजेस, शेप्स, इतना सारा होता है. मैं कही तो सब करने के लायक है. एंड आई एम नॉट किडिंग, देयर वाज अ टाइम व्हेन माय फादर टोल्ड मी तू पागल हो गई है क्यूब्स के पीछे, बिकॉज एवरी डे एन अमेजन पार्सल यूज्ड टू कम और उसमें से एक नए टाइप का क्यूब निकलता था. बट आई डोंट नो, आई एन्जॉयड इट. देन बिकॉज मैंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन सीखा था तो आई यूज टू डू एवरीथिंग ब्लाइंड फोल्डेड. लाइक मैं कलर्स पहचान लेती थी, मैं रीड कर लेती थी. आई कैन स्मेल कलर्स एंड आई कैन टेल विच कलर इज दैट. बेसिकली मिड ब्रेन एक्टिवेशन का सारा सेंस ये है कि आपका, सो वी हैव 5 सेंसेस राइट. आपका एक सेंस बंद करके जो बचे हुए 4 सेंसेस आप उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो टू कॉम्पनसेट द वन विच इज़ नॉट वर्किंग. ओके. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आइज़. हमारी आंखें बंद करके देन वी यूज टू टेस्ट हम कर नहीं सकते,
to smell, we used to feel, we used to hear things कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, and then we used to come up कि ये क्या चीज़ है. अगर मेरे को मेरे बच्चों को कराने का मौका मिलेगा तो मैं तो करा दूँगी. So it's like कि then I can just figure out which color is what when I'm blindfolded. So I was like, let's try it blindfolded to solve a cube. Okay. And I solved a cube blindfoldedly. I'm like, dude, ये तो बहुत amazing, crazy हो गया ये तो मेरे साथ. I think that made my life a little more easier. और फिर जब when I entered 11th 12th then I realized, क्योंकि फिर biology ले लिया था, तो फिर ये लगा कि अब पढ़ना पड़ेगा. तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ जब मैं एग्ज़ाम में पेपर देने जाती थी ना, तो सब लोग तो ये याद करके आते थे कि डायग्राम ऐसे करना है, इस पैराग्राफ में ये. मेरे को चीज़ें पेज नंबर से याद हो रही थी. कोई मुझसे अगर एग्ज़ाम में चीटिंग करने के लिए पूछेगा तो मैं उसे पीछे मुड़ के आंसर नहीं बताऊंगी. भाई किताब के इस पेज पे लिखा था, याद नहीं है क्या तुझे? फिर मुझे थोड़ी देर बाद हिट करता, मैं उसे कैसे याद होगा पेज नंबर क्या है. तो आई यूज टू रिमेंबर इट लाइक दिस कि पेज नंबर दिस, पैराग्राफ दिस, 4th लाइन पे लिखा है और ऐसे ऐसे करना है. तो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट विद माई करियर एंड एवरीथिंग. बट येस, नाउ आई एम हियर. सो आपने MBBS करना कैसे डिसाइड किया? My father is a doctor. Oh, he is okay. a brilliant doctor and breast cancer surgeon. We run our own hospital. And then both my elder brothers, they were doing MBBS when I was giving my NEET exam. Okay. So I still remember कि मेरे को बचपन में कभी किसी ने पूछ लिया था तुम्हें बनना क्या है, मैंने कहा मुझे तो पापा जैसा बनना है. Because all I can idolize is my father. He is always the inspiration. फिर मैं बड़ी हुई तो भैया ने भी ये किया, रजत भैया, राघव भैया, दोनों डॉक्टर्स बन गए. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन द काउंसलिंग हॉल. मतलब हमारे ना नीट के बाद एक काउंसलिंग हॉल में आपको बुलाते हैं, फिर वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको रैंक के हिसाब से सीट्स मिलती है. सो आई वाज देयर. मैं मॉर्निंग में पापा के साथ गई थी. पापा, मैं और भैया बैठे थे एंड आई हैड टू वेट शाम तक पूरा. Okay. तो शाम को 8-9 बजे मेरा नंबर आया एंड मेरे आगे बस 2 स्टूडेंट्स हैं, मेरे हाथ में मेरा फॉर्म है और मुझे पता था मुझे सीट मिल जाएगी. मतलब आई नो कि ये सीट मैं ले लूँगी, बट आई वॉज नॉट कन्फर्म कि मुझे ये सीट लेनी है नहीं लेनी. वट आई डिड वॉज आई कॉल्ड माई ब्रदर. लाइक आई आइडलाइज रजत भैया एज वेल. मतलब ही इज़ द एल्डेस्ट वन फ्रॉम अस. तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान हम सब में सबसे ज़्यादा समझदार होगा. पता नहीं क्यों. तो मैंने भैया को कॉल किया. 2 जने थे मेरे आगे. मैंने कहा लिसन, मुझे नहीं पता बट शुड आई टेक इट और नॉट. इज़ लाइक सुन, आँख बंद कर, सीट ले और बाहर निकल वहाँ से. Okay, fine, I'll do that. And fortunately, I got a seat in the same college where both my brothers were. Oh. So it was very helpful from there. घर में भी साथ में और कॉलेज में भी था, हम साथ में जाते थे, हम साथ में. कॉलेज में बोलने लग गए थे लोग कि ये तीनों सिर्फ तबाही मचाने आए हैं. So yeah, college life also was a little easy for me because I had 2 brothers. Then this is what happened. This is what inspired me to be a doctor. वेल दैट इज़ सो गुड. सो आपकी जो जर्नी है वो सुन के मुझे ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपकी जो स्किल्स हैं उससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है. सो डू यू फील प्रिविलेज्ड अबाउट दैट? आई थिंक कि जैसे जो मेरी स्किल्स हैं, आई नो दे आर यूनिक, बट एवरी किड हैज़ अ यूनिक स्किल टू कम अप विथ. और बच्चा जब पैदा होता है ना, वो एकदम ब्लैंक होता है. वो आई थिंक ये पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में कि उसके पेरेंट्स उसको किस तरीके से वो नॉलेज दे रहे हैं. बट द वे यू कैन नरिश अ चाइल्ड, मतलब इट्स लाइक अ ब्लैंक पीस ऑफ कैनवस. यू कैन पेंट इट in whatever ways you like, in whatever colors you want, in whatever diagrams you want to do that. तो हर बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल तो होता ही है. और वो पोटेंशियल कैसे आएगा, यू नीड टू गिव हिम और हर दैट टाइम टू एक्चुअली इवॉल्व. मेरे साथ ये हुआ था कि बचपन में ना हम लोगों को बहुत सारे क्लासेस में भेजा जाता था. आई हैव डन एवरीथिंग, स्विमिंग, स्केटिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, चेस, म्यूज़िक, सिंगिंग, गिटार, तबला तक बजवाया हमसे, पता है. आई डोंट इवन रिमेंबर कि कभी पापा ने मुझे बोला कि तू डॉक्टर बन. इनफैक्ट मेरे एग्ज़ाम से एक दिन पहले माई फादर वाज सेइंग कि तुझे बनना है ना, तू देख लेना एक बार. पापा अब तो पेपर देने का टाइम आ गया, अब क्यों कर रहे हो ऐसा. नथिंग वॉज फोर्स्ड ऑन अस. एवरीथिंग वॉज लाइक यू do it, you feel how it feels to you, and then you explore, and then you choose what you want to do. you're right about this कि good parenting बहुत ज़रूरी होती है अपने बच्चों के लिए. बट क्या आपको लगता है कि आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं या वो पेरेंटिंग ऑफर कर पा रहे ये हैं? चीज़ बहुत, मतलब मुझे नहीं पता. आई एम फ्रॉम अ टिपिकल मारवाड़ी फैमिली.
और मारवाड़ी फैमिली प्लस अ जॉइंट वन मतलब मेरी बुआएं भी मेरे साथ रहती हैं Okay. ठीक है सो इट्स लाइक 4 families living under one roof with a lot of kiosk and I'm not kidding there might be days when I can मतलब you know say कि मम्मी ने गलत किया है but there can never be a day I can say बुआ ने गलत किया I know she is more you know she loves me like anything तो कभी मैंने वो चीज़ फील ही नहीं करी है और हमें तो थप्पड़ पड़ते थे यार हमें तो बहुत मारते हैं मतलब आज भी अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें चाटा पड़ेगा डायरेक्टली विदाउट एनी डाउट हमें थप्पड़ पड़ जाएगा तो आई डोंट नो आई तो लव इट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे कोई रोक लेगा और आजकल के पेरेंट्स आई हैव सीन इट मतलब आई डोंट नो इफ इट इज़ राइट और रॉन्ग बट आई हैव सीन इट वो अपने बच्चों से बहुत डरते हैं मतलब वो बोलते हैं यार मैं उसको ऐसे कैसे बोलूँ उसको कैसा लगे कैसे बोलूँ अरे मार के समझाओ यार ये क्या बात होती है मतलब छोटे छोटे बच्चे व्हेन आई गो टू मॉल्स एंड मूवी थिएटर्स एंड ऑल कुछ भी देखते हैं कहीं भी जाते हैं तो आई सी किड्स फ्रॉम स्कूल कमिंग देयर विद अ लॉट ऑफ यू नो फ्रेंड्स और फिर वो आते हैं वो पैसे वैसे खर्च कर आई हैव सीन पीपल मतलब आई वेंट इन टू सिफोरा और मैं एक लिप बाम खरीदने गई थी एंड दैट लिप बाम कॉस्टेड मी 4,300 रुपीज़ सो मैं वो एक लिप बाम खरीदने से पहले भी 4 बार सोचती हूँ कि यार ये यू नो इट्स वेरी कॉस्टली आई हैव टू यूज़ इट वेरी ऐसे आराम से अगर मैंने इतना पैसा लगाया तो ये 5-6 महीने चलना चाहिए और ऑन द अदर हैंड देयर वाज लाइक 2 गर्ल्स देखने में वो 11-12 की लग रही थी उन्होंने मेरे जस्ट सामने 53,000 का मेकअप खरीदा है एंड आई एम लाइक 53,000 तुमने खरीदा तो खरीदा तुम्हें पैसे तुम्हारे ऑब्वियसली माँ बाप ने दिए होंगे तुम्हें थप्पड़ नहीं पड़ता इस बात पे अगर मैंने पापा को बोल दिया पापा मेरा लिप बाम का कॉस्ट ये है पापा वुड बी ट्रॉमेटाइज्ड फॉर अ व्हाइल लाइक तुम्हें पैसों को आग लगाना तो बहुत अच्छे से आता है सो आई थिंक ऑन द अदर नोट ये चीज़ बहुत गलत है वाई इट इज़ हैपनिंग आई डोंट नो पेरेंट्स अपने बच्चों से क्यों डर रहे हैं मतलब क्या क्या कर लेंगे यार वो उनको ऐसा लगता है कि वो सो देयर इज़ दिस थिंग राइट नाउ कि है ना आपको विद टाइम चलना आपको इवॉल्व होना यू आर नॉट जेन जी काइंड ऑफ पीपल बट व्हाट इज़ जेन जी मतलब हमने सिर्फ एक जनरेशन को नाम दे दिया अब वो अपने आप को कूल दिखाने के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं जो आप एक्चुअली अपने 20s लेट 20s में या अर्ली 30s में करते हो वो चीज़ जल्दी करने लग गए हैं जस्ट टू शो दैट दे आर वेरी कूल दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू विद द करियर मतलब ऐसा नहीं कि सब एक जैसे है देर आर पीपल हु आर वेरी करियर ओरिएंटेड बट देन मोस्ट ऑफ द जनरेशन इज़ लाइक कि आज मेरे को यहाँ पार्टी करना है आज मेरे को यहाँ नाइट आउट करना है आज मेरे को इस दोस्त के साथ जाना है आज मैं बाहर यार तुम घर तो बैठो मैंने अगर पापा को बोल अगर इफ़ आई एम लीविंग माई हाउस फॉर समथिंग एंड माई फादर सेज कि रिटर्न बिफोर 5:59 पे आई विल बी होम आई कैन नॉट वेट टिल 6 मतलब 6:01 पे भी मेरे को पापा फ़ोन नहीं करेंगे मुझे बट मेरे को टेकिकार्डिया हो जाता है कि पापा का फ़ोन आ जाए उससे पहले मैं घर के अंदर होनी चाहिए देर आर सम टाइम्स व्हेन आई हैव टू गो आउट विद माई फ्रेंड्स एंड पापा बैठे सो आई इट्स अ वेरी बिग हाउस ठीक है ग्राउंड फ्लोर इज़ द ड्राइंग रूम एंड द टीवी एरिया और हमारे पीछे से स्टेयर्स आती है सो इफ़ आई एम वॉचिंग द टीवी लाइक आई एम वॉचिंग द टीवी मेरे पीछे से स्टेयर्स आएंगी स्टेयर्स के जस्ट लेफ्ट में मेन डोर है इफ़ आई हैव टू गो आउट एंड आई टेल माई मॉम अगर मुझे पता है आज पापा का मूड ख़राब है आज मैं पापा को बोलूँगी पापा मुझे रोक लेंगे आई विल गो टू मम्मा सुनो ना मेरे को दोस्तों के पास जाना है मम्मा विल भी लाइक कितना टाइम लगेगा 1-1.5-2 घंटे तो लगेंगे अगर मैं घर से बाहर जा रही हूँ नीचे पापा बैठे घरों को आई हैंडल व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू वॉक ऐसे एकदम शांत चप्पल मैं ऊपर खोल के जाती हूँ मेरी चप्पलों की आवाज़ पापा को एंड आई वॉक द स्टेयर्स ऐसे धीरे धीरे एंड स्लोली आई ओपन द गेट एंड आई लीव सो व्हेन आई एम एंटरिंग ऑल्सो आई नो ही इज़ देयर सो आई स्लोली एंटर एंड आई मेरे को तो बीइंग अ किड मेरे को तो पापा से बहुत डर लगता है और आई थिंक हर बच्चे को अपने माँ बाप से डर लगना चाहिए देयर शुड बी अ बाउंड्री योर पेरेंट्स शुड नॉट बी योर फ्रेंड मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अ फ्रेंड इज समबडी यू कैन गो यू कैन यू नो आजकल बच्चे बोल देते हैं आके कि मेरे पापा तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं नहीं भाई मेरे पापा हैं मेरी मम्मी है और मेरे दोस्त अलग हैं आई कैन नेवर रिलेट माई पेरेंट्स टू माई फ्रेंड्स इट्स लाइक टोटली 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी फीस आके नहीं भर रहे ना तुम्हारे पेरेंट्स भर रहे हैं तो तुम्हें उस चीज़ का थोड़ा वैल्यू करना चाहिए जो आजकल बच्चे नहीं करते हैं सो आई थिंक द कंक्लूजन इज कि बच्चे मारपीट के ही सुधरेंगे उनको वैसे ही सुधार सकते हो तो आप भी मारोगे अपने बच्चों को फिर आई डोंट नो बट मैं स्कूल तो नहीं भेजूंगी मतलब स्कूल तो फॉर श्योर आई एम नॉट सेंडिंग माई किड्स हाँ आई हैव मेट अ लॉट ऑफ किड्स सो आई वेंट फॉर एन ओपन माइक और वहाँ पे मुझे एक लाइक 7-8 years ओल्ड आई मेट अ गर्ल शी वॉज डूइंग होम स्कूलिंग उसके दोनों पेरेंट्स इतने ब्रिलियंट लाइक दे वर वर्कर्स आई डोंट नो उनका क्या काम था
बट वो बच्ची स्कूल नहीं जाती थी, और उसका जो नॉलेज था, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग था, इट वॉज, आई डोंट नो, मतलब होता है ना कुछ बच्चों को देख देख के लगता है ना कि यार ये कैसे कर रहा है ये, शी वॉज सो ब्रिलियंट. देन आई एक्चुअली स्टडीड अबाउट होम स्कूलिंग, और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा. मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि स्कूल आपको एक डिग्री देता है, ठीक है, ऑब्वियसली सोशलाइजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बट मोर ओवर आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, आपसे आपकी 12th की मार्कशीट मांगी जाएगी, फिर आप आगे उस कॉलेज से अंडर ग्रेड करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको अंडर ग्रेड की मार्कशीट दी जाएगी. इन दिस जनरेशन, इन दिस टाइम, अभी आप डिग्रीज़ ना बेच के अगर आप अपने स्किल्स बेचना शुरू कर दोगे, सो दैट इज़ फार मोर बेटर. और लोग स्किल्स खरीदते हैं. अगर आज मैं किसी को जाके बोलूँ कि मैं बहुत अच्छी ओपन माइक स्पीकर हूँ एंड आई कैन स्पीक वेरी वेल, ऑन द अदर हैंड कोई इंसान ग्रेजुएशन करके आ रहा है ओपन माइक में और उसने उसको खड़ा कर दिया, इफ़ ही इज़ नॉट स्पीकिंग ऑन माइक एंड आई एम, ऑब्वियसली ही विल टेक मी, ही विल से कि उसको तो वो चीज़ चाहिए ना जो ज़्यादा वर्क कर रही है, जो ज़्यादा लोगों को दिख रही है. तो आई थिंक होम स्कूलिंग इज़ वन ऑफ द वेज यू कैन ट्रेन योर किड्स अकॉर्डिंग टू यू, यू नो, आई कैन मोल्ड देम. बट व्हाट अबाउट एक्सपीरियंसेस, लाइक जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वी लर्न समथिंग फ्रॉम देम. सो व्हाट अबाउट दैट? मतलब एक मेन मोटिव क्या होता है हमारा, डिग्री उठाना. वो एक्सपीरियंस तो विद टाइम, विद फ्रेंड्स, विद पीपल आ जाता है. ऐसे घर पे यू कैन टेल ना कि हम आज बाहर जा रहे हैं, हम किस इवेंट्स में जा रहे हैं, वी आर सीइंग, वी आर एक लर्निंग. फ्रेंड्स के साथ when you're in a group, don't you think it's different? No, it's not. I think you learn better with your parents. I तो am totally, मतलब you can say कि यार ये तब पेरेंट डोमिनेंट बच्ची कैसे है, मैं हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ वहीं से सीखा है. मतलब आई नेवर हैड फ्रेंड्स इन स्कूल, तो आई नेवर हैड वन. कॉलेज में ठीक है, फिर वो एक दो फ्रेंड्स होते हैं, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड्स पर्सन. आई कैन नेवर बी अ गुड फ्रेंड. मतलब आई डोंट नो हाउ, it's a very contradictory statement कि I can never be a good friend. I don't want friends because I think कि 10% ऑफ द टाइम ये होता है कि आप फ्रेंड के साथ इवॉल्व कर रहे हो, या यू विल लिसन. की जैसे जेप्टो वाली स्टोरी थी, वो दो फ्रेंड्स ने स्टार्ट किया, इट्स लाइक वो चीज़ बहुत कम होती है. 90% ऑफ द टाइम इट्स लाइक वो दो फ्रेंड्स थे आज वो पार्टी करने चले गए, दो फ्रेंड्स थे आज उन्होंने ये कर दिया, दो थे आज वो गेड़ी मार रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे आर टुगेदर. व्हेन दे आर अलोन दे विल नॉट डू इट. दे आर इन दैट फेज कि जहाँ पे उनको वो चीज़ साथ में करनी है, और उनके पास वो माइंड सेट है ही नहीं कि सही क्या और गलत क्या है, यू नो. सो फॉर मी तो होम स्कूलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन. आई डोंट, लाइफ एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं यार. लाइफ एक्सपीरियंसेस आप उनको थोड़ा सा घर से बाहर निकालोगे, कुछ पब्लिक गैदरिंग्स में लेके जाओगे, इवेंट्स में लेके जाओगे, सोशलाइज आप खुद अपने साथ कराओ ना. सो माई फादर डिड इट. ही टुक मी टू ऑल द सोशल इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस ही यूज टू गो इन, एंड आई यूज टू टॉक टू पीपल ही टॉक्स टू. लाइक वो जो उनके लेवल वाले लोग होते थे, मेरे को उनसे बात, क्योंकि मेरी एज का तो कोई होता ही नहीं था, वो सब मुझसे बड़े होता, मुझे बात तो किसी से करनी थी, तो मेरे को उनसे बात करना. तो मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि है ना, मेरे को वही नॉलेज मिल रहा है, मतलब मेरे लिए वही चीज़ सही है. हो सकता है बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग इस काउच पे बैठ के बोलेंगे कि यार नहीं, स्कूल इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप्स इंपॉर्टेंट है. नहीं, इन दी एंड तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट है, और तुम उस करियर को कैसे बना रहे हो, तुम्हारी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है. और वो ग्रोथ कैसे आएगी? जब तुम किसी ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो तुमसे एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. तुम कभी भी सेम इंटेलिजेंस या लोअर इंटेलिजेंस वाले के साथ रहोगे, सो यू विल नेवर ग्रो. यू विल ग्रो वंस यू आर विद समबडी हु हैज़ मोर नॉलेज ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू इन लाइफ. ऑलराइट, सो अब टाइम है हमारे पहले सेगमेंट का, जो सीधा आपकी लैब से निकल के आया है, द मेडिको कन्फेशंस. सो आई गिव यू सम स्टेटमेंट्स जिन्हें आपकी वैलिडेशन की सख्त ज़रूरत है. सो आर यू रेडी? ऑलवेज. ओके, सो एक स्टेटमेंट है, MBBS में स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स जैसे हैरिसन या रॉबिन्स सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं. एंड में सभी स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट्स या एग्ज़ाम गाइड्स रट्टा मारकर ही पास होते हैं. व्हाट आर रेफरेंस बुक्स? मतलब जो हम किताबों में पढ़ते हैं, वो किताबें क्या हैं? वो किताबें वही है जो हमसे बड़े लोग थे, जो हमसे बड़े टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उन्होंने कुछ किया, दे स्टडीड पेशेंस, और फिर उन्होंने एक एनालिसिस निकाला, जिस एनालिसिस को हमने बुक्स में डाल दिया. ठीक है. बच्चे क्या करते हैं, देर आर माई जूनियर्स यूज टू कम टू मी एंड आस्क कि है ना बॉस आप मुझे 20 टॉपिक्स दे दो और मेरे को सिर्फ ये पढ़ना है. एग्ज़ाम कब है? बॉस 3 दिन बाद. 3 दिन बाद एग्जाम है, यू आर आस्किंग फॉर 20 टॉपिक्स, आई शुड गिव यू. और मैं भी प्रिडिक्शन से ही दूंगी ना कि यार ये आ रहे हैं. लाइक नहीं आप दे दो. सो ठीक है, हम भी ऐसे मस्ती में दे देते थे कि लो यार तुम खुश रहो. बट अपेरेंटली दिस इज़ वेरी रॉन्ग. इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, आप वो जस्ट निकाल ही नहीं पाओगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है. अगर मैंने 19 सब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे, अगर मैंने 19 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा है एंड आई एम जजिंग ऑल द 18 ऑन द बेसिस ऑफ वन,
कि यार मैंने ये पढ़ लिया पर 18 बहुत ख़राब है, क्यों, मैंने तो पढ़े ही नहीं, मैं तो गई ही नहीं वहाँ तक, पहुँच ही नहीं पाई. सो या रेफरेंस बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो लाइफ एक्सपीरियंसेस पे है. अगर आज मेरे पास कोई केस आता है जो कभी देखा ही नहीं गया, सो आई विल बी वेरी अमेज्ड अबाउट इट, आई विल राइट अबाउट इट, फिर वो पब्लिश के लिए भेजूंगी, फिर वो बुक में आएगा, तो दुनिया को पता चलेगा ना ये कुछ एग्जिस्ट करता है. इफ़ यू डोंट रीड अबाउट इट, यू विल नॉट नो. सो या रेफरेंस बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन यू शुड हैव अ बेस. इफ़ आई हैव सम बेस, आजकल बच्चे क्या करते हैं, मैरो, प्रेप, दे यूज़ ऑनलाइन, मतलब देर आर स्टडी प्लेटफॉर्म्स टू गो टू. सो वट दिल डू इज़ दिल डू एवरी थिंग फ्रॉम प्रेप, उनकी हमने पूरे मॉड्यूल्स कर लिए, हमने पूरा मैरो पढ़ लिया और अब हम पेपर देंगे. दैट्स फाइन. यू वांट पास द एग्ज़ाम, यू कैन, बट तुम्हारा लाइफ एग्ज़ाम का क्या होगा? जो टॉपिक्स मैरो ने छोड़े, मैरो बना ही इस चीज़ पे है, मतलब मैरो भी नहीं बोलूँगी मैं, सारे स्टडी प्लेटफॉर्म्स बने ही इस चीज़ पे कि तुम्हें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स पास करा दें, और वो करा देते हैं. इट्स नॉट लाइक विदाउट एनी डाउट तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा, तुम अच्छे से पढ़ के जाओगे, तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा. बट बोर्ड में तुम्हें पेशेंट ये सोच के थोड़ी आ रहा है कि यार इसने ये 4 टॉपिक पढ़े थे, मैं इनमें से एक एग्जिस्ट करता हूँ तो मैं इस डॉक्टर के पास चले जाऊँ. नहीं, ही विल कम डायरेक्टली टू यू. तो तुम्हें वो चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, और वो चीज़ का नॉलेज तुम्हें बुक्स में ही मिलेगा. सो यू शुड हैव अ बेस ऑफ एनी थिंग, बट देन उस बेस को कवर करने के लिए यू नीड रेफरेंस बुक्स. सो मेडिकल कॉलेजेस में बर्नआउट और सेल्फ डाउट एक रिचुअल बन चुका है. लाइक जो स्टूडेंट्स फर्स्ट या सेकेंड ईयर में डिप्रेस हो रहे हैं, या वो सच में क्या वो सच में इस फील्ड के लिए वीक है, या मेडिकल सिस्टम ही टॉक्सिक है? यार दोनों पॉइंट्स हैं. मेडिकल सिस्टम इज़ टॉक्सिक, नो डाउट इट इज़. मतलब आपको अंदर जाओगे तो आपको बहुत टॉक्सिसिटी मिलेगी. सीनियर्स परेशान करते हैं, जूनियर्स आर ऑल्सो नॉट गुड. प्रोफेसर, सो देर आर सम प्रोफेसर जो पढ़ाते ही नहीं हैं, क्लास में आएंगे, अटेंडेंस लेके चले जाएंगे, और किसी को नहीं पता ये कॉलेज में क्या चल रहा है. यू कैन नेवर कैलकुलेट इट. इट्स लाइक एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज़ हैपनिंग इन दैट बिल्डिंग. आप हर रूम में जाके चेक नहीं कर सकते. बट ऑन दी अदर हैंड, बचपन से आपको लाइफ सिर्फ एक ही चीज़ सिखाती है, प्रेशर हैंडल करना. ठीक है, अब वो अलग अलग फेजेस पे होता है. जैसे 10th पे हमें बोर्ड्स का प्रेशर हैंडल करना सिखाया जाता है, 12th में फिर 12th के बोर्ड्स आते हैं, फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना होता है. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रेशर. आप अगर मेडिकल कॉलेज में आ चुके हो, आप मेडिकल स्कूल में आ चुके हो, सो यू विल हैव सम काइंड ऑफ प्रेशर. अगर आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप आगे का कैसे करोगे? मतलब लाइफ इन शॉर्ट आपको सिर्फ प्रेशर हैंडल करना सिखाती है. लाइफ का मोटिव ही आपको प्रेशर हैंडल करना है. आप जितना कर लोगे आप उतना सक्सेस हो जाओगे. लाइक जितना आपने प्रेशर हैंडल कर लिया आप उतने सक्सेसफुल हो जाओगे. सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट प्रेशर, so then you are weak for the medical school for sure. So it's like both things. Both the ways. So फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी और बायोकेम के आधे से ज़्यादा क्लिनिकल कोरिलेशंस एक्चुअल वार्ड में कभी काम नहीं आते. हम बस एक ऐसे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं जिसका क्लिनिकल प्रैक्टिस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. Okay. Again, I think the statement is wrong because anatomy. So we have, हमें जो फर्स्ट 2 साल होते हैं, एक्चुअली अब 3 होते हैं, पहले जो 3 साल होते हैं कॉलेज के, हमें सिर्फ नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, एंड द लास्ट ईयर 4th ईयर इज़ ऑल अबाउट क्लिनिकल बेस्ड. अगर मुझे कोई फर्स्ट ईयर में सिखा देता कि मेरे को एनाटमी को सर्जरी से कैसे रिलेट करना है, माई लाइफ वुड हैव बीन मच ईजियर. हमें सिखाते, ये लोग बच्चों को सिखाते नहीं है एक्चुअली ये चीज़. मतलब क्लासेस में आपको ये चीज़ बताई नहीं जाएगी. पर ऐसा क्यों हो रहा है? यार फॉर द प्रोफेसर्स इट्स लाइक यू हैव टू कम एंड यू हैव टू टीच द टॉपिक, एंड फॉर द स्टूडेंट्स इट्स लाइक आप फर्स्ट ईयर कॉलेज में एंटर करते हो, आप उस नीट के प्रेशर के बाद आते हो, उनको मस्ती करनी होती है यार. उनको फ़र्क नहीं पड़ता. मी बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अगर मैं अपना फर्स्ट ईयर जाके देखूँ तो मैंने भी मस्ती करी, मैंने बहुत मस्ती करी है, और मुझे नहीं पता होता क्या चीज़, मतलब यहाँ पढ़ना इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए भी यही था कि यार टॉपिक्स पढ़ लूँगी, एग्जाम में पास हो जाऊँगी, और मैंने वो किया है. आई हैव डन दैट. बट ऑन दी अदर हैंड देयर शुड बी टीचर्स. आई हैव वन ऑफ माई टीचर्स, पंकज सर नाम है उनका, एंड ही इज़ माई एनाटमी HOD. एनाटमी से बच्चे भागते हैं, ठीक है, बट ही यूज़ टू डू लाइक यूज़ टू एंटर द क्लास, और हमारा सुबह 1 घंटे का लेक्चर होता था एनाटमी का, 9 से 10 का, देन 10 से 12 इज़ द डायसेक्शन टाइम, एंड देन वी हैव सम लेक्चर्स कमिंग अलॉन्ग. व्हाट ही यूज़ टू डू इज़, अगर हमारा 9 बजे लेक्चर शुरू हो रहा है, सो यू एंटर द LT, हमारा लेक्चर थिएटर 8 o'clock. 8 बजे वो हमसे 1 घंटा पहले LT में आएंगे. यूज़ टू हैव अ बिग ब्लैक बोर्ड. मतलब आप, अब हमारे क्लासेस के अंदर डिजिटल बोर्ड्स भी हैं, वो डिजिटल बोर्ड हटवाते थे. ही यूज़ टू ब्रिंग कलरफुल चॉक्स, उन चॉक से डायग्राम्स बनाते थे. वो एक होता है ना 4 फीट लंबा डंडा होता है ना, वो डंडा लेके आते थे, और फिर वैसे मार मार के उससे पढ़ाते थे. और उनके लेक्चर्स ऐसे होते थे, अगर सुबह 9 बजे उन्होंने लेक्चर शुरू किया तो शाम को 4 बजे तक वो लेक्चर चलेगा. 7 hours स्ट्रेट एनाटमी.
रियली? एंड दैट वाज द ओनली, मतलब मेडिकल कॉलेजेस में ये वाली बहुत चीज़ होती है ना कि आप प्रॉक्सी लगा देते हो, यू डोंट गो टू द क्लास बट यू विल टेल योर फ्रेंड्स और योर जूनियर्स टू जस्ट Yeah. गो एंड मार्क द अटेंडेंस सो दैट यू डोंट फॉल शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस. पंकज सर ने कभी अटेंडेंस नहीं ली क्योंकि पंकज सर को पता था उनकी 7 घंटे के लेक्चर के अंदर 150 बच्चे वहाँ आएंगे, बिकॉज द वे ही टॉट अस वॉज वेरी डिफरेंट एंड वेरी हेल्पफुल फॉर अस. हमें रियलाइज़ होता था कि ये चीज़ कितनी मज़ेदार हो सकती है और बाकी प्रोफेसर्स इसको नहीं बना पा रहे हैं. मतलब यू नो द आर्ट ऑफ टीचिंग इज़ Yeah. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. सो दैट इज़ लाइक कि आपको कोरिलेशन सिखा देना. अगर कोई फर्स्ट ईयर में मुझे कोई आके बता देना यार कि आज तुमने ना ये पैथ में टॉपिक पढ़ा है, तुम जल्दी से मेडिसिन से जाके पढ़ लो एक बार, सो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी. बट वही है कि फिर वो स्ट्रेच होता रहता है एंड इट्स लाइक गोइंग इन मेडिकल कॉलेज, इट्स लाइक अ रिचुअल, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू फॉलो द नॉन क्लिनिकल वंस पहले. तो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बन गई तो लाइफ सेट है, पर एमबीबीएस के दौरान जब आप अपने कॉमर्स या टेक वाले दोस्तों को 22 की उम्र में लाख्स के पैकेजेस और कॉर्पोरेट ट्रिप्स एंजॉय करते देखते हो, तो क्या सच में अंदर से एक रिग्रेट या फोमो वाली फीलिंग आती है? Not a good comparison, to be very honest. Like comparing a medical student with somebody who is working in tech is a little different. Like हम सब काम क्यों करते हैं? हम सब उस डोपामीन के लिए काम करते हैं जो हमें मिलता है. You feel happy in working and you work for that. If you go to any tech or IIT student or anybody who is doing anything else, आप उससे जाके पूछोगे और 2 जने बात कर रहे होंगे तो उनका मोटिव क्या रहेगा? यार तेरा पैकेज कितना है, या मेरा इतना है, तेरा इतना है. सो दे कंपेयर ईच अदर ऑन मनी बेसिस. अगर 2 डॉक्टर्स बात कर रहे होंगे लाइक तेरा पेशेंट लोड कितना था, वील नेवर टॉक अबाउट मनी. वील मतलब हो सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फिर एंड में आके वो बात आ सकती है, बट वो जो बेसिक कंपैरिजन होता है ना किसी की सक्सेस का, बाकी हर फील्ड में वो पैसों को लेके है. बट बीइंग अ डॉक्टर हमारे लिए वो पेशेंट कंपैरिजन है. हमारे लिए कि सामने वाले ओपीडी में आज 40 पेशेंट आए, हमारी वाले में 30 ही क्यों आए हैं. सो हमारा डोपामीन शॉट अलग है. if they want to enjoy, like they're enjoying their business trips and whatever it is, क्योंकि उनको उसमें मज़े आ रहे हैं हमेशा. like I have seen doctors working in wards for like 3 days without sleeping, without eating, and they enjoy it. They genuine. So I have this very close person to me and he's a surgeon. He was telling me about his life story and he was like मैंने ना सर्जरी ली थी, मतलब he took general surgery in his post graduation, और है ना मैंने 2 दिन तक लगातार आई वॉज वर्किंग, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज इन द वार्ड्स, आई वॉज रनिंग इधर उधर. और 2 दिन के एंड में मुझे किसी टीचर ने आके बोला कि सुन वॉश हो जा. वॉश होने का मतलब यू गो इन द ओटी एंड यू ऑपरेट. ओके. सो नॉर्मली लोगों को लगेगा यार 2 दिन काम कर लिया, सोया भी नहीं है, खाया भी नहीं, अब क्या ऑपरेट करूँगा. एंड ही टोल्ड मी दिस कि व्हेन ही एंटर्ड द ओटी उसकी सारी आँखें खुल गई. ही वॉज लाइक द बेस्ट डोपामीन ऑफ हिज लाइफ. सो फॉर अस इट्स really very different. It's not about the money, it's about the patience for you. Exactly. It's more about कि हमें वो डोपामीन पेशेंट से मिल रहा है, तुम्हें पैसों से मिल रहा है, एंड वो अपनी जगह एकदम सही है, बट हम भी गलत नहीं है. सो कंपेयरिंग दीज 2 प्रोफेशंस इज नॉट राइट, आई गेस. गलत चीज़ है ये. तो अगर आपके पास फोटोजेनिक मेमोरी नहीं है या आप शुरू से टॉपर नहीं रहे, तो आप एमबीबीएस के 19 सब्जेक्ट्स का वॉल्यूम हैंडल नहीं कर पाओगे. यार मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो कभी टॉपर थी नहीं. Really? हाँ, आई वॉज नॉट द टॉपर, आई वॉज नॉट. You look like one. I don't know, but okay fine. But yeah, यार वो सबके सब करते ही है ना. मतलब everybody does something, मतलब they know how to handle themselves, how to read it. जैसे अगर मुझे फोटोग्राफिक मेमोरी है, मुझे चीज़ें पेज नंबर से पैराग्राफ से याद होती है, तो किसी को लिख लिख के याद होती होगी, किसी को बार बार पढ़ के याद होती होगी, किसी को देख देख के याद होती होगी. तो सबके पास अपना एक मैकेनिज्म होता है टू कोप अप. सो आई थिंक एवरीबडी नोज हाउ टू हैंडल देमसेल्व्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो सो सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी में स्टूडेंट्स 2000+ ड्रग्स के नाम और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का रट्टा मारते हैं, पर जब वार्ड में एक्चुअल पेशेंट के सामने खड़े होते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि हमें ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन और साइड इफ़ेक्ट्स मैनेजमेंट रियल लाइफ में कभी सिखाया ही नहीं जाता. इस रॉट लर्निंग गैप को कैसे फिल करें? ओके, सो ये एकदम सच है कि हम फार्माकोलॉजी में बहुत सारे ड्रग्स पढ़ते हैं और सारे ड्रग्स हमारे काम नहीं आते, लेकिन वो किसी के तो काम आते हैं. सम डॉक्टर मतलब एट अदर सेंटर ऑफ द कंट्री वुड बी यूजिंग द ड्रग्स जो हमारे काम नहीं आ रहे. अब ये बहुत स्मार्ट प्ले होता है. आपको क्या करना होता है, जो 2000 ड्रग्स आपको याद कराएं वो 2000 तो आपको याद कभी होंगे ही नहीं.
ह्यूमन माइंड है, वी आर नॉट रोबोट्स. तो 2000 में से 1000 हमें याद हुए. 1000 में से हमें वो 150 छांटने हैं जो हमारी प्रोफेशन में, हमारी स्पेशलाइजेशन में काम आएंगे. उन 150 के बाद हमें वो 50 एक अलग ड्रग्स ऐसे रखने हैं जिनको हम कभी लाइफ में वी कैन यूज़, वी कैन नॉट यूज़ वाला चीज़ है. सो इट्स ऑल द स्मार्ट प्ले यू हैव टू डू. फार्मेकोलॉजी का पेपर एक बार होगा यूनिवर्सिटी का, तब आपको रटना पड़ेगा. यू हैव टू डू इट. मतलब उसमें आप कुछ नहीं कर पर सकते. 2000 ड्रग्स यार रटना 2000 बोलने की बात होती है, बट ड्रग्स के अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं. उन क्लासिफिकेशन को याद करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं. हर ड्रग किस नाम से एंड कर रहा है, तो वो सेम एंडिंग्स वाले ड्रग एक क्लासिफिकेशन में आते हैं. सो इट्स लाइक एवरीथिंग इज को रिलेटेड. यू जस्ट हैव टू कनेक्ट इट. अगर कोई इंसान सारे ड्रग्स के नाम, अगर मैं आपको यहाँ पे एक बोल दे दूँ और उसमें 2000 ड्रग्स के नाम होंगे, आप एक एक खोल के परेशान हो जाओगे कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. बट इफ़ आई गिव यू 10 टेबल्स, और 10 टेबल्स पे आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे सारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, यहाँ पे सारे बीटा ब्लॉकर्स हैं, यहाँ पे सारे अल्फा ब्लॉकर्स हैं. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ना कि हाँ ये वाले ड्रग्स ये हैं, ये कैटेगराइज हो गए हैं उसके अकॉर्डिंग. एग्जैक्टली. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू प्ले स्मार्ट. आपको अपना जब यूनिवर्सिटी एग्जाम निकालना है तब तो आपको रटना पड़ेगा. दैट इज़ फॉर श्योर. यू कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट. आपको पेपर निकालना इंपॉर्टेंट है. बट व्हेन यू गो इन स्पेशलाइजेशन, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आपको उन ड्रग्स को थोड़ा सा यू गेट 150 ऑफ योर पर्सनल ड्रग्स, देन 50 आर देयर जो आपको कभी काम आएंगे, कभी नहीं आएंगे. उसके अलावा एवरी ड्रग इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू. अगर कोई पेशेंट आज मेरे पास आया एंड लाइक इफ़ somebody is a general medicine doctor and patient, she's pregnant, she comes to you, so you'll directly tell her ना कि आप OBG डिपार्टमेंट में जाओ, आप मेरे पास नहीं आओ. मतलब दिस इज़ नॉट द राइट डिपार्टमेंट टू कम. दैट्स द सेम थिंग. अगर मेरे को कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करना और वो मेरे सेंटर में नहीं आ रहा है, आई जस्ट सेंड हर और हिम टू सम प्लेस जहाँ वो ड्रग काम आता है. सो दैट्स वेरी ईजी. मतलब ये इतना कोई मुश्किल नहीं होता है, सुनने में ऐसा लगता है बट इट्स वेरी ईजी टू. सो MBBS इंटर्नशिप में स्टूडेंट को कौन सी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, लाइक इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल, इन टर्म्स ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड इमरजेंसीज? ओके, एक इंटर्न क्या होता है? आप इंटर्नशिप किसी भी चीज़ में क्यों करते हो? टू लर्न. अब यहाँ पे हमारे ऐसे हॉस्पिटल में बहुत सारे इंटर्न्स होते हैं. हम भी जब इंटर्न्स थे तो हम बोलते थे कि बहुत काम कराते हैं, बहुत काम कराते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे हमें ये रियलाइज़ होता था कि इंटर्न्स काम करने के लिए ही तो होते हैं. आप काम करोगे नहीं तो आप सीखोगे कैसे? लोग बोलते देख देख के सीख जाओ. नहीं, तुम देख देख के नहीं सीख सकते. अगर तुम्हारे हाथ में वो पेशेंट की फ़ाइल नहीं आई, तुम्हें नहीं बोला गया नोट्स डालने के लिए, तुम नहीं सीख पाओगे कभी ये काम. सो इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल इट्स मोर लाइक कि आपको क्लिनिकल हैंड्स कम मिलते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ये बोला जाता है कि यू हैव टू स्टे विद द सीनियर. इफ़ आई एम पोस्टेड इन जनरल मेडिसिन, आई विल बी मतलब गाइडेड कि मुझे सीनियर के साथ पूरे दिन रहना है. अब वो सीनियर मुझसे कुछ भी करा सकता है. कुछ भी का मतलब है मेरे को पेशेंट भी देखना हो सकता है, मेरे को वाइटल्स भी लेने हो सकता है, मेरे को कैनला भी लगाना हो सकता है, मेरे को उस सीनियर के लिए चाय भी लानी हो सकती है. आई हैव टू डू ईच एंड एवरी थिंग. और मैं मना नहीं कर सकती बिकॉज आई एम एन इंटर्न, आई हैव टू डू इट. एंड आई गेस वो पार्ट ऑफ लर्निंग हो जाता है ये सारा प्रोसेस. एग्जैक्टली, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्लिनिकली इट्स मतलब आपको कम थोड़ा सा मिलेगा बट आप में सीखने का वो होना चाहिए. अगर मैं आज जाके सीनियर को बोलूँगी कि आप मुझे कैनला लगाना सिखाओ, वो मुझे मना नहीं करेगा. वो मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा क्योंकि तू तो इंटर्न है. ही विल बी वेरी हैप्पी. ही विल बी लाइक कम, आई विल टीच यू. वो इनफैक्ट हमें नर्सिंग स्टाफ सिखाता था. तो लाइक आप हटो, मैं सिखाऊंगा. सो यू हैव टू बी कीन अबाउट इट. यू हैव टू नो शो कि हाँ तुम्हें सीखना है तो तुम्हें सिखा देंगे. और तुम्हें सीखना ही नहीं होगा, तुम जाके ऐसे बैठ जाओगे तो फिर तुमसे चाय पकौड़े वाले काम ही कराएंगे. देखो सो मेंटल स्ट्रेस एंड इमरजेंसीज, क्लिनिकल, mentally it is very exhausting because I still remember my first day of postings. I was posted in the medicine department and I was posted under one senior जहाँ पे मैं ऐसे you have to enter the department, you have to sign there, you have to tell कि मैं आ गई. और फिर वहाँ पे वो जो इंसान होता था वो आपको गाइड करता था कि आपको इस वार्ड में यहाँ इस सीनियर के अंडर जाना है. सो आई एंटर्ड द वार्ड एंड मतलब मैं ऐसे घुसी उस वार्ड के अंदर. उस दिन मेरा पूरा जो क्या बोलते हैं स्टेप काउंट था, इट वाज मोर देन 28,000. उस सीनियर ने मुझे इतना भगाया, पूरे दिन भगाया. मतलब देयर वाज नॉट अ सिंगल, मतलब मैंने बीच में एक बार उनको बोला था कि बॉस मैं कुछ खा लूँ, भूख लग रही है. हाँ तेरे पास 10 मिनट है, खा ले. मैंने कहा मैं नीचे जाके खा के. तो नीचे तक कौन जाता है खाने? खाना ऊपर मंगाओ, अंदर DDR है, बैठो और 10 मिनट में. 10 मिनट में कौन खाना खाता है बॉस? कैसी बातें कर रहे हो आप?
So I was very exhausted and I still remember I cried like hell in front of my senior that day. मैं नीचे आके इतना ज़्यादा रोई, उनके भी सीनियर के पास जाके मैं रोने लग गई. मैं कहा बॉस मुझसे नहीं होगा ये सब, या तो इंटर्नशिप छोड़ दूंगी या कुछ ऐसा हो जाएगा. नेक्स्ट डे ही पोस्टेड मी टू द ICU जहाँ पे थोड़ा रिलैक्स था, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ मैंने बहुत काम कर लिया था. बट येस यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. आप होगे मेंटली एग्जॉस्ट, आपको होना ही पड़ेगा. अगर आप मेंटली एग्जॉस्ट नहीं हो रहे, आपको मज़े आ रहे हैं ना वहाँ पे, तो आप काम नहीं कर रहे हो. अगर आपको व्हाट अबाउट इमरजेंसीज? इमरजेंसीज इज़ लाइक कि आई डोंट नो, एज एन इंटर्न आपको इमरजेंसीज कम दी जाती है बिकॉज यू हैव सीनियर्स. इमरजेंसी इज समथिंग कि आपको इस पेशेंट को जल्दी ट्रीट करना है, एंड एज एन इंटर्न माई सीनियर्स वुड नेवर बिलीव इन मी कि मैं उस इमरजेंसी को जाके 1 सेकेंड में ट्रीट कर लूँगी. सो या वी वर देयर टू असिस्ट देम इफ़ दे यूज्ड टू टेल अस कि आप ये बॉटल बदल दो, इनका NS का बॉटल बदल दो, या आप कैनला निकाल दो, आप सैम्पल ले लो, हम वो सब कर देते थे. बट हम एक साथ उस पेशेंट को हैंडल नहीं कर सकते. So I was told when I was giving my first CPR, and the patient died actually. So the patient आया emergency department में, and my senior told me start giving CPR. So I started giving CPR and I gave CPR for like 2-3 minutes. उसके बाद मुझे realize हुआ कि patient retrieve नहीं होगा. तो फिर वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है. फिर मैं थोड़ा अपने DDR में गई, थोड़ा रोई हुई, मैंने भी किया यार ये तो गलत हो गया अपने साथ. फिर मुझे विद टाइम रियलाइज़ हुआ कि क्यों आपको ऐसी चीज़ें हाथ में नहीं दी जाती है. यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू हैंडल इट राइट नाउ, बट विद टाइम इफ़ आई हैव सीन माई सीनियर डूइंग इट और फिर वो पेशेंट रिट्रीव नहीं होता, तो नेक्स्ट टाइम वो मेरे लिए नॉर्मल हो जाता. बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार था वो आपके साथ. एग्जैक्टली, आई एंटर्ड द इमरजेंसी वार्ड विद द CPR एंड लाइक यार ये क्या हो गया मेरे साथ आज यहाँ पे. सो यस यू हैव टू सी, यू हैव टू लर्न, एंड इट इज़ मेंटली एग्जॉस्टिंग, वेरी एग्जॉस्टिंग. इट हैज़ टू बी, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. यू हैव टू बी. अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको करना ही पड़ेगा ये काम. तो MBBS का सबसे टफ और डिप्रेसिंग फेज शुरुआत के 6 महीने होते हैं. स्कूल के टॉपर होने के बाद जब आप अचानक एनाटॉमी के मोटे वॉल्यूम्स और डायसेक्शन हॉल की स्मेल झेलते हो, तो लगता है गलत जगह आ गई. अगर फर्स्ट ईयर में किसी ने एनाटॉमी को अप्रोच करने के लिए सही तरीका नहीं सीखा, तो उसका कॉन्फिडेंस पूरे MBBS के लिए टूट जाता है. डॉक्टर, आपके अकॉर्डिंग क्या सच में फर्स्ट ईयर सबसे बड़ा मेंटल शॉक है, और एनाटॉमी को हैंडल करने की सही स्ट्रैटेजी क्या है? हाँ, फर्स्ट ईयर सबसे बड़ा मेंटल शॉक है. दिस इज़ तो क्लियर. मतलब यू एंटर अ टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट. स्कूल में बच्चे बहुत ऐसे ना शांत होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, उनके पास एक मोटिव होता है कि मुझे नीट का पेपर निकालना है. बट वंस यू एंटर द कॉलेज यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड. मुझे मस्ती भी करनी है, क्योंकि मैंने 11th-12th में मस्ती नहीं करी है. मुझे पढ़ाई तो करनी है क्योंकि अब मैं आ गई हूँ इस कॉलेज के अंदर. देन आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव टू एक्सप्लोर माई लाइफ. फिर इवेंचुअली क्या होता है कि बच्चे उस फेज़ में फंस जाते हैं. उनको रियलाइज़ नहीं होता कि उनको 6 महीने करना क्या, और वो 6 महीने बर्बाद हो जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि उन्होंने कुछ नहीं किया, इट्स मोर लाइक कि उन्होंने सब कुछ ट्राई करने के चक्कर में कुछ एक चीज़ अच्छे से नहीं करी. वो पढ़ भी नहीं पाते, वो एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते, वो मस्ती भी पूरी नहीं कर पाते. हमारे साथ बहुत बार होता था. हम ऐसे बंक करें, मतलब हम कोई लेक्चर बंक करना अच्छी बात नहीं है, बट हम कोई लेक्चर बंक करते थे तो हमें गिल्ट हो जाता था बाद में कि यार शिट यार ये तो गलत किया, ये तो नहीं, मतलब यू नो वी डिड अ रॉन्ग थिंग. बट ऑन द अदर हैंड हम ये भी सोचते थे यार कि अगर हम लेक्चर अटेंड करते तो क्या हम सुनते उस लेक्चर में. यू नो देयर लाइक ऑलवेज 2 sides ऑफ अ कॉइन. सो या इट इज़ लाइक टोटली कि आपको 6 महीने तो आप खुद को सिर्फ, मुझे तो ऐसा लगता है आप खुद को बस रीगेन करने में दे दो, क्योंकि आप वो पूरा इतना सारा जो स्ट्रेस लेके आते हो कॉलेज के अंदर, यू हैव टू रिलीव योर सेल्फ. एंड कमिंग टू एनाटमी, इट्स मोर लाइक कि आपको यही बोला ना कि आपको चीज़ों को कोरिलेट करना अगर कोई सिखा दे, दैट इज़ द बेस्ट थिंग. इफ़ समबडी एक्चुअली टेल्स यू कि आज तुम एनाटमी में सरफेस मार्किंग्स यहाँ पढ़ रहे हो और ये तुम्हारी सर्जरी में यहाँ काम आएगी, भाई उससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ कुछ नहीं होगा. दैट वुड बी द बेस्ट थिंग मेडिकल कॉलेजेस कुड डू. एंड आई गेस हर बच्चे को एक ऐसा टीचर चाहिए होता है जो कहीं ना कहीं उन्हें समझे भी, और आगे चलकर एक कुछ टीचर्स, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि हर टीचर ये करता है. एंड एज यू सेड द आर्ट ऑफ टीचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आर्ट ऑफ टीचिंग कुछ टीचर्स में ही होती है, एंड इट्स अ ब्लेसिंग अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा टीचर मिले तो. आई एम टोटली ब्लेस्ड व्हेन आई सी पंकज सर एंड पंकज सर की वाइफ, शी इज़ इन अपथैल, जया मैम. व्हेन आई सी दीज टीचर्स आई एम मोर लाइक कि भाई मैंने तो कोई पुण्य ही किया था ऐसे टीचर्स कमाने के लिए. बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर आई टोल्ड पंकज सर वन डे पर्सनली कि सर मैं ना ये आपके जो 7-7 घंटे के लेक्चर्स होते हैं ना, मुझे भूख लगती है, ये बैठ सकते होंगे बिना कुछ खाए, मुझसे नहीं रहा जाता.
तो नेक्स्ट डे ही अनाउंस्ड इट इन द क्लास कि तुम्हें किसी को भूख लग रही है ना, गेट योर टिफिन एंड यू कैन ईट इट हेयर. सो आई यूज़ टू टेक, ऐसे मेरा छोटा सा एक टिफ़िन होता था और मम्मा उसमें मतलब मेरे को कुछ भी ऐसे, आई लव सैलड्स. आई नेवर लाइक कि वो कुछ फ्राइड फूड दे दो या रोटी सब्जी दे दो, नहीं, आई लव सैलड. तो मम्मा उसमें स्प्राउट्स और खीरा टमाटर ये सब काट के ऐसे दे देती थी एंड आई यूज़ टू कीप इट ऑन माई टेबल. सामने सर पढ़ा रहे हैं, मैं नोट्स बना बना के लिख रही हूँ और मैं खाती जा रही हूँ साथ में. आई स्टिल रिमेंबर पंकज सर ऐसे पीछे से आए और उन्होंने वो मेरा बोल उठाया एंड उन्होंने 2 स्पून खाए और रखे और वो क्लास से बाहर चले गए. और अब पूरी क्लास मुझे सिर्फ घूर के देख रही है कि इसमें है क्या ऐसा. और फिर आप मेडिकल कॉलेज में किसी भी बच्चे पे भरोसा नहीं कर सकते कि उसकी टिफ़िन में और बॉटल में क्या है. दिस इज़ वेरी सीरियस. सो सब मुझे घूर के देख रहे हैं कि इसमें क्या है और मैं खुद ऐसे सोच रही हूँ कि यार इसमें तो स्प्राउट्स ही तो है, मैं तो इतनी देर से खा रही हूँ. फिर पंकज सर एंटर्ड क्लास ऐसे 2-3 मिनट बाद नींबू लेके, और फिर उन्होंने उसमें वो लेमन स्क्वीज करके बोला नींबू की थोड़ी कमी थी. मैंने कहा यार सर वाई डू यू टीचर वाली उनके हाँ, अंदर. मैं कहा वाई डू यू डू दिस टू मी मेरे साथ, और ये पूरी क्लास मुझे सुना रही है सर आपकी वजह से. सो या यू शुड हैव दीज काइंड ऑफ टीचर्स यू कैन टॉक एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट. सो इफ समथिंग गुड विल हैपन इन माई लाइफ, आई नो दे आर ऑन दैट प्रायोरिटी लिस्ट कि मैं पहले कॉल करके बोलूँगी कि लिसन दिस हैपेंड एंड दे विल बी इक्वली हैप्पी अबाउट इट. और ऐसे टीचर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, जिसको मिल जाए उसको रख लेने चाहिए. आई होप कि हर बच्चे की लाइफ में एक ऐसा टीचर ज़रूर आए. हाँ. ऑलराइट, सो अब थोड़ा सा हम चिट चैट सेगमेंट पे आते हैं. हमारे थोड़ा सा हम माहौल को हल्का करते हैं और हमारे सेगमेंट का नाम है गलत फहमी का शिकार. बिकॉज हमारी जो जनता है ना, ये बीमारी से ज़्यादा गलत फहमी की शिकार है. तो आर यू रेडी? आई एम. लेट्स गो. सो साइकियाट्रिस्ट या थेरेपिस्ट के पास सिर्फ अमीर और लाडले लोग बहाने लेकर जाते हैं. मिडिल क्लास वालों को कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं होता. जाते हैं अमीर लोग साइकियाट्रिस्ट के पास ज़्यादा जाते हैं. बट आई थिंक एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड हैव सम काइंड ऑफ साइकियाट्रिक इशू. एनी मतलब इट कैन बी एनी थिंग, ठीक है. बट यू हैव प्रायोरिटीज़ टू डू समथिंग. इट्स द सेम लाइक अगर मान लो आज मेरे घर में मेरे कमरे में मेरे पास मैट्रेस नहीं है, सो मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैट्रेस से पहले मैं कमरे में परफ्यूम लगा लूँ, है ना. आई हैव समथिंग टू गो विथ. मिडिल क्लास पीपल विल डू, मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट देयर लाइफ स्टाइल और समथिंग, बट इट्स मोर लाइक कि दे हैव अ डिफरेंट प्रायोरिटी. वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे को डिप्रेशन है या मेरे को स्ट्रेस हो रहा है. उनका पहला पॉइंट ये रहेगा यार आज घर पैसे कैसे लेके जाना है. तो उनका मोटिव अलग है उस चीज़ के लिए. एवरीबडी हैज़ अ साइकियाट्रिक इशू. किसी ना किसी बात से हर इंसान परेशान होता है और वो छोटे बहुत एंग्जाइटी अटैक्स होते हैं ना यार, वो सबको आते हैं. वो इट्स कॉमन विथ एवरीबडी. एवरीबडी विल हैव इट. अगर तुम्हें किसी चीज़ के लिए इशू है, तो अगर तुम्हें किसी चीज़ के लिए नो यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग रेगुलरली एंड कॉन्स्टेंटली हैविंग इट इन योर थाट्स, सो यू विल हैव इट एंड दैट्स वेरी कॉमन. बट फिर क्या होता है, क्योंकि एज इन अमीर या फिर लाडले लोगों के पास दे आर डन विद 90% ऑफ देयर वर्क, सो दे वांट टू सॉल्व दैट 10% ऑफ देयर लाइफ एज वेल एंड दैट्स नॉट रॉन्ग. उनके पर्सपेक्टिव में वो चीज़ सही है. वो जो अचीव करना चाह रहे थे वो हो गया है. अब उनको जो बचा कुचा जो गलत है वो भी सही कर लेना चाहिए. डू यू थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे अवेयरनेस भी कम है? बिकॉज लोग अपने इमोशंस को या अपने स्ट्रेस को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स एज यू मैंशन. बट अवेयरनेस अगर होगी तो शायद वो करें. आजकल ऐसा लगता है कि अवेयरनेस ज़्यादा है एंड दैट्स रॉन्ग. मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, कमिंग टू द लाडला सेक्शन व्हाट यू टोल्ड, जो बच्चे दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, दे हैव ऑल द एक्सेस टू द इंटरनेट, सो दे नो व्हाट इज़ डिप्रेशन, व्हाट इज़ एंग्जाइटी, व्हाट इज़ स्ट्रेस. उनको उसके सब के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे कैसे होता है, apparently वो चीज़ वो मिमिक करते हैं. सो दिस हैपेंड विद मी इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट. आई वॉज पोस्टेड इन द इमरजेंसी वार्ड और है ना उस दिन बहुत शांत वार्ड था, नथिंग वॉज हैपनिंग इन द वार्ड. अचानक लाइक हम 3-4 जने बैठे थे एंड अचानक से एक पेरेंट लाइक एक अंकल आए ज़ोर से चिल्लाते हुए गेट से कि मेरी बच्ची मर रही है, मेरी बच्ची मर रही है. और हम सब खड़े हुए कि ऑब्वियसली अब अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हारा बच्चा मर रहा है, देयर हैज़ टू बी एन इमरजेंसी. सो हम सब खड़े हम बाहर गए. सो देयर वॉज अ किड, ऐसे शी वॉज इन 9th-10th क्लास एंड शी वॉज ऐसे ऐसे सांसें भरते हुए आई. तो हम सबको भी लगा पता नहीं क्या हाइपर वेंटिलेटिंग. हाँ, समथिंग लाइक दैट वॉज हैपनिंग टू हर. तो शी एंटर्ड एंड शी वॉज लाइक डूइंग समथिंग विद हर ब्रेथ्स, पता नहीं वो क्या हो रहा था. तो हमने उसको बिठाया, हमने उसको पानी वानी पिलाया, थोड़ा सा रिलैक्स. हमने अंकल से पूछा क्या हुआ, तो इज़ लाइक उसको कल रात से हो रहा है. अब फिजियोलॉजिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल.
अगर कोई कल रात से हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, या तो वो अभी सुबह तक जिंदा नहीं रहेगा, और अगर वो जिंदा है तो उसका मतलब वो हाइपर वेंटिलेट नहीं कर रहा है, देयर समथिंग, सम इशू, ठीक है। और अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर हमारी नॉलेज में कोई इशू है। देखो, तो हम सब ऐसे परेशान हो गए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर हमने 2-4 टेस्ट की, ECG तक कर लिया उस बच्ची का, कुछ नहीं हो रहा, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा। फाइनली आई थोड़ा सा जब रिलैक्स हुआ, मैंने कहा एक काम करो, अंकल को बाहर लेके जाओ एक बार। सो कुछ करके कि अंकल आप फॉर्म भरो, आप ये करो, मेरे साथ बाहर आओ। तो मेरे सीनियर्स मतलब मेरे बैचमेट्स उसको बाहर ले गए। मैंने पर्दा लगाया, मैंने कहा अब बता क्या हुआ। तो वैसे ऐसे, दीदी मेरा ब्रेकअप हो गया। लाइक व्हाट? दीदी मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो क्या हुआ? मुझे सांस नहीं आ रही, आप मुझे ऑक्सीजन दे दो। मतलब दिस इज़ व्हाट शी टोल्ड मी कि आप मुझे ऑक्सीजन दे दो। मैंने कहा भैया इधर आओ, मतलब भैया द वार्ड बॉय कॉल्ड। मैंने कहा ऑक्सीजन मास्क लगाओ। हमने ऑक्सीजन ऑन भी नहीं किया, हमने सिर्फ 2 मिनट वो मास्क लगे रहने दिया, एंड 2 मिनट बाद शी वॉज नॉर्मल, शी वॉज बैक टू नॉर्मल। वट एवर, लाइक आई डोंट नो क्या हुआ, बट वो खड़ी हो गई, वो अपने पेरेंट्स के साथ चल के वापस गई है। सो ये उसकी भी गलती नहीं है एक्चुअली। उसको पता है कि जब उसको डिप्रेशन होगा, उसको एंग्जाइटी होगी, उसको स्ट्रेस आएगा, वो हाइपर वेंटिलेट करेगी। अब अगर वो खुद भी नहीं करना चाह रही तो वो खुद हो रहा है उसकी बॉडी के साथ, एंड दैट्स वेरी रॉन्ग। मतलब अभी आप मुझे एक बात बताओ यार, ब्रेकअप पे कौन, मतलब ठीक है बच्चे करते होंगे, बट दिस इज़ टू मच, यू नो, ब्रिंगिंग योर पेरेंट्स टू द इमरजेंसी वार्ड सेइंग कि मैं मरने वाली हूँ इज़ वे टू सीरियस फॉर देम। उनके पर्सपेक्टिव से देखो तो वो तो बहुत परेशान हो चुके हैं इस बात को लेके। दैट्स नॉट राइट। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एंड कमिंग टू द सेक्शन विच इज़ नॉट द मिडिल फाइनेंशियली इतना स्टेबल, उनको ही नॉलेज नहीं होता। उनके नॉलेज में, उनके गूगल सर्चेस में सबसे पहले यही रहेगा कि आज मेरे को क्या काम करना है। कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ एग्जैक्टली। सो इट्स लाइक बोथ द वेज यू कैन टेक इट। सो जो स्टूडेंट MBBS में पूरे 19 सब्जेक्ट के मोटे मोटे बुक्स नट्टा नहीं मार सकता, वो कभी एक अच्छा और काबिल क्लिनिशियन नहीं बन सकता। सो आई थिंक इट्स अ मिथ, बिकॉज सबसे पहली बात तो मोटी मोटी किताबें ठीक है, मतलब यू गो थ्रू द बुक्स, वो होती है मोटी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मोटी नहीं होती, बट देन देयर इज़ आर्ट टू रीड देम। उनको पढ़ने का एक तरीका होता है, और वो तरीका आप अपने सीनियर्स से, अपने टीचर्स से सीखते हो। अगर आपने सीखा ही नहीं है तो आपको वो आएगा ही नहीं, आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। सो MBBS के टॉपर्स सिर्फ एग्ज़ाम पेपर पर शेयर होते हैं, बट रियल इमरजेंसी वार्ड में दे आर नथिंग। ओके, सो दैट्स अगेन अ मिथ, बिकॉज सो ये पक्का है कि जो टॉपर है वो अच्छा क्लिनिशियन बने ना बने, बट एक अच्छा क्लिनिशियन जो है वो टॉपर है या नहीं है इज़ नॉट द पॉइंट। ठीक है, यू कैन डू इट बोथ द वेज। मतलब आप है ना, अगर मैंने आपको मान लो दुनिया में 4 ही डॉक्टर्स बच रहे हैं, ठीक है, देयर आर ओनली 4 डॉक्टर्स लेफ्ट, एंड यू हैव टू गेट अ मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय देम, और चारों खड़े होकर बोलते हैं सेम बैच के कि मैं तो फर्स्ट आया, मैं 10th आया, मैं 25th आया, और मैं 150th आया, और आपको चूज़ करने दिया जाएगा कि आप किससे लिखवाओगे मेडिसिन। व्हाट विल यू चूज़? मतलब अकॉर्डिंग टू यू नो ह्यूमन नेचर यू विल कि यार फर्स्ट आया तो मैं इससे लिखवाऊंगी। विल नॉट, क्या किसकी क्लिनिकल स्किल ज़्यादा अच्छी है पहले बताओ, कौन से सब्जेक्ट में तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे बताओ। नो, यू टॉप्ड, यू टेल मी दैट, मतलब टेल मी द you know, write the prescription for me. So it's that way, I think. तो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स का जो नशा और पार्टी कल्चर है, वो किसी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से भी बदतर होता है। This is a fact. This is totally 100%. Why are you so energetic at this one? अरे I love to see people like that. मैंने बहुत देखा है। It's very, you know, आई प्लीजिंग तो बहुत होता है, ये करने का पता नहीं। पर आपने कभी नो, नेवर। मैं तो थप्पड़ पड़ सकते हैं ना, पापा मारते हैं। सो मेडिकल कॉलेज में अगर कोई बच्चा चुपचाप लाइब्रेरी में बैठा है तो वो फोकस नहीं है, बल्कि कोने की सीट पर रो रहा है। ओके, सो इट इज़ बोथ द वेज। आई थिंक हम इसे मेडिकल कॉलेज से रिलेट नहीं करते, हम इसे जनरलाइज्ड वे में रिलेट करते हैं कि आप रोने किसी आइसोलेटेड एरिया में जाते हो, और किसी भी कॉलेज का आइसोलेटेड एरिया एक लाइब्रेरी होता है। इट कैन बी बोथ द वेज, वो फोकस्ड भी हो सकता है और वो रो भी रहा हो सकता है। इट्स 50-50 कि वो पढ़ भी रहा है और वो रो भी रहा है। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं पढ़ते पढ़ते रोते रहते हैं, सो दैट्स फाइन। अब मेडिकल कॉलेज में आके रोने की आदत लग जाती है। यू हैव टू क्राई, देन यू हैव टू यू नो लेट इट आउट कि बस हो गया मेरा, अब मेरे को वापस पढ़ने बैठना है। सो मेडिकल एप्स आर अ स्कैम। उनसे बस पढ़ने वाला यूजुअली फेल होता है। नो, इट्स अ मिथ। मेडिकल एप्स आर नॉट स्कैम्स, बट ये होता है कि उन्हें पढ़ने वाला जो इंसान होता है उसको सिर्फ उतना ही नॉलेज होता है जितना उस ऐप के अंदर होता है। मैंने आपको बताया ना, रेफरेंस बुक्स काम आएंगी बाद में।
तो अगर उसको वही नॉलेज है और उसने वो 6 टॉपिक ही पढ़े हैं यूनिवर्सिटी पास करने जितने, कोई 7वें टॉपिक का पेशेंट आ गया तो वो क्या करेगा? सो यू कैन रीड फ्रॉम द एप्स, इट्स नॉट रॉन्ग, बट देन यू शुड नो एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, और आप फिर वो धीरे धीरे जाके विद प्रैक्टिस ही सीखोगे. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि ना थोड़ा सा ऐसा होगा कि आई गिव यू सम स्टेटमेंट्स जो हार्श हो सकती हैं, बट दे विल बी ट्रू फॉर श्योर. ओके. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल सीरियस. अगर आज आपको किसी फ्रेशर को एडवाइस देनी हो, क्या 2026 में इंडिया में MBBS करना फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली अभी भी वर्थ इट है? अगर किसी बच्चे को ना जेन्युइनली मेडिसिन करनी होगी तो फिर तो वो नीट में गवर्नमेंट कॉलेज उठा लेगा, तो फाइनेंशियली तो इट्स वर्थ इट फॉर दैट पर्सन. ऑन द अदर हैंड फिजिकली एंड मेंटली वी कैन नॉट से दैट, बिकॉज यू डोंट नो विच ब्रांच यूल टेक, फिर वो आगे जाके कितना एग्जॉस्टिंग होगा. क्योंकि आई हैव सीन डॉक्टर्स वर्किंग फॉर 4 days 5 days 6 days स्ट्रेट, एंड देन आई हैव सीन डॉक्टर्स जो सिर्फ 9 to 5 का OPD करके वापस आ जाते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्पेशलाइजेशन. तो फिजिकली मेंटली हम नहीं कर सकते, एंड फाइनेंशियली इट्स लाइक इफ़ यू टेक अ प्राइवेट कॉलेज ऑब्वियसली इट इज़ ड्रेनिंग बिकॉज फीस अब 1-1 करोड़ हो गई है. बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टेक अ गुड ब्रांच इन पोस्ट ग्रेजुएशन यू कैन रिट्रीव इट बहुत जल्दी से. 2026 में इंडिया में बिना PG, MD, MS या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के बैकअप के एक आम MBBS डॉक्टर की वैल्यू नॉर्मल ग्रेजुएट जितनी ही रह गई है. यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे सीनियर्स ने जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, जिन्होंने सुपर स्पेशलिटी कर लिया है, उन्होंने हमसे कहीं ना कहीं तो ज़्यादा ही पढ़ा है ना, उनको कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा नॉलेज है. सो दैट इज़ फॉर श्योर. अगर आप किसी अंडर ग्रेजुएशन को पोस्ट ग्रेजुएशन वाले के साथ खड़ा करोगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और वो होनी भी चाहिए. ठीक है, MBBS और मेडिसिन में कल्चर होता है दैट वी ट्रीट आवर सीनियर्स लाइक अ गॉड. मतलब हम बॉस बोलते हैं उनको, हमें बोलना होता है बिकॉज ऑब्वियसली दे आर आवर बॉसेस. अब उन्हें हमसे ज़्यादा आता है, वो हमारी ज़्यादा दे कैन हेल्प अस मोर. जितना हमें वार्ड्स में हमारे कंसल्टेंट्स या प्रोफेसर्स काम नहीं आते, उससे ज़्यादा हमारे सीनियर्स काम आते हैं. क्योंकि व्हेन यू एंटर द वार्ड यू विल सी अ सीनियर, यू नॉट सी द डॉक्टर, मेन डॉक्टर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ के तुम्हें नहीं सिखाएगा. तो तुम्हें जो सिखाता है वो तुमसे बड़ा ही सिखाता है. तो अगर उन्होंने हमसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ रखा है तो हाँ, थोड़ी ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए उनकी. दे डिज़र्व इट. दैट्स ट्रू. ओके, सो मेडिकल फ्रेटर्निटी में एक अजीब सा हिडन टॉक्सिक रूल है. सीनियर्स आर ऑलवेज राइट इवन व्हेन दे आर मेंटली अब्यूजिंग यू. सो नोबडी अब्यूजेज यू मेंटली. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको कोई भी वहाँ हरास करने के लिए नहीं है. देर आर 1-2% ऑफ पीपल, बट हम उनको काउंट नहीं करते हैं. सो ऑल द सीनियर्स, जो हमारे सीनियर्स भी थे, वो हमें हमेशा हेल्प करने के लिए खड़े थे. नहीं होते टॉक्सिक, नहीं होते, बट यू हैव टू फाइंड योर सीनियर. लाइक हर इंसान कैन नेवर बी योर सीनियर कि सारे मेरे सीनियर्स है, 150 का बैच था मुझसे सीनियर, सारे बहुत अच्छे. नहीं, यू हैव टू पिक अप. You were able to find your seniors. I am 100% blessed with that. I have some great seniors. और मेरा पूरा कॉलेज लाइफ उनकी वजह से बहुत स्मूथली निकला है. So yes, you have to have that art of finding your seniors and just keep them. And I think you were lucky also. You were able to find them. Very lucky. Recently मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया था. I was not able to move for 21 days. Nobody from my batch came because I am not a friends person. So I never told anybody कि मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है, बट apparently my seniors knew कि ऐसे ऐसे हुआ है. Some of them directly came from Delhi. वो ऐसे सुबह ड्राइव करके आए, वो मुझसे मिले, वो वापस दिल्ली चले गए. Then there are some seniors who will actually बॉस मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसे कैसे नहीं हो पा रहा है, तुझसे कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा. सो यू हैव दैट ब्लाइंड कॉन्फिडेंस कि अगर मुझसे नहीं भी हुआ ना, सो ये है मेरे बैकअप में. So yeah, you should find good seniors. So senior और junior bond एक incredible bond होता है. It's the best bond in the medical school. Like बहुत important है वो चीज़. So coming from a core medical background, इसके 2 sides होते हैं. एक extreme expectations, दूसरा ready to work setup. यार होता तो है, मतलब expectations भी होती है और setup भी होता है. बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस चीज़ को यूटिलाइज करना आना चाहिए. मतलब अगर my parents have worked to some extent, अगर उन्होंने बेस से शुरू करके सेकेंड लेवल तक वो किसी चीज़ को लेके गए हैं. बच्चों में क्या होता है, बहुत ईगो होता है कि हाँ तो पापा ने इतना किया था, हमें भी इतना तो करना ही पड़ेगा. उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती, तुम्हें स्टार्ट वहीं से करना है, तुम्हें सेकेंड लेवल से शुरू करना है, बिकॉज वो तो तुम्हें उन्होंने करके दे दिया ना. इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू अ लेगेसी यू हैव टू टेक इट फ्रॉम वेयर वो आपको मिला होता है. आपको हमेशा हर चीज़ को ग्राउंड से नहीं लेना. तो इवॉल्व कैसे करोगे आप अगर आप हर चीज़ को हर जनरेशन ग्राउंड से ले जाने लग गई. किसी ने बोला नहीं मेरे को पेपर बनाया नीचे मुझे बनाना सीखना है, तो फिर बात ही क्या रह गई, मतलब कोई मतलब नहीं बना ना.
यू हैव टू टेक इट फ्रॉम वेयर यू गेट इट. अगर मुझे वो जंप मिल रहा है, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड बिकॉज ऑफ दैट, एंड एवरीबडी शुड बी जिसको मिलता है. So, medical fraternity is no more a noble business. Patients को money making machine समझा जाता है. On the other side, 7 out of 10 patients feel कि डॉक्टर unnecessary test लिखते हैं. But what do you think about that? No, it's a noble profession, यार. It's 100% a noble profession because आप किसी इंसान को जिसकी सांसें चल रही है, ओटी टेबल पे वो आपके सामने खुला है. You know, it's like next. I तो treated just next to God. Because somebody is alive, आपने उसका बॉडी खोला है, आपने जो भी पैथोलॉजिकली गलत था उसको इम्प्रूव किया है, नाउ यूर क्लोजिंग इट अगेन टू मेक श्योर ही और शी वर्क्स लाइक अ नॉर्मल पर्सन. सो इट्स 100% अ नोबल प्रोफेशन. ऑन द अदर हैंड जो एक्स्ट्रा टेस्ट या इनकी बातें होती है, यार हमने वो किताबें पढ़ के ना सीखा है, और वो कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो आपको करानी ही चाहिए. अगर वो नहीं कराएंगे और फिर कोई इशू आ जाएगा तो बोलेंगे आप बता देते हम करा लेते, आपने बताया नहीं. तो और इंडिया में ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा मतलब होती है बहुत ज़्यादा. क्या देखिए, इट्स 100% कि अगर आपकी कोई रिपोर्ट ठीक आ गई तो वो खुश नहीं होंगे, वो बोलेंगे शिट पैसे लग गए हमारे. आई एम लाइक भाई यू शुड बी हैप्पी राइट, योर बॉडी इज़ फंक्शनिंग नॉर्मली. सो या वो तो ये 100% गलत है भाई. ये नोबल प्रोफेशन है, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. बट डॉक्टर्स नहीं लिखते हैं. नहीं लिखते यार, ऐसे अब किसी को इतना नहीं होता, कोई नहीं करता इतना. ऑलराइट, अब सीरियस बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं. लेट्स डू सम फन. सो अब जो हमारा सेगमेंट है उसका नाम है आंखें खुली हो या हो बंद. इसमें एक फन एक्टिविटी करने वाले हैं हम आपको एक ब्लाइंड फोल्ड करेंगे और आपको डॉक्टर्स की एक प्रिस्क्रिप्शन देंगे और आपको उसे आंखों पे पट्टी बांध के रीड करना है. सो हियर इज़ योर ब्लाइंड फोल्ड. आई एम वेरी क्यूरियस कि आप कैसे करने वाले हो ये. बहुत मेहनत करी आप लोगों ने. So this is going to be very exciting. As you can see कि उनकी आंखों पे पट्टी बन चुकी है and now I'm going to give her a prescription जो कि वो पढ़ के बताएंगी. मुझे बिलीव तो नहीं हो रहा है but let's see. Put my finger wherever you want me to read it. Okay. So it's Hexagel gum. Oh my god. Let me give you another one. So I want you to read. Hold it. Here. Okay, this one. Yeah. So it's tablet. मतलब टैबलेट का सिर्फ टी लिखा हुआ है. Yes. प्रिस्क्रिप्शन है तो आई assumed it is tablet. It's Vibrant. VIB. Yeah. You want Wow, me to that was read? amazing. You want me to read more? No, wait, I'll give you some more tasks. Sure. So, अभी ठीक है, आपने प्रिस्क्रिप्शन तो पढ़ लिया है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और टेस्ट करेंगे आपको बिकॉज हो सकता है कि शायद आपने पहले से पढ़ रखा हो. एग्जैक्टली और मैंने आपको वही दे दिया है. Done. सो मेरी टीम मेंबर ने मुझे ये 500 का नोट दिया एंड इसका सीरियल नंबर अब मैं इनसे पढ़वाने वाली हूँ. सो 500 का नोट में साथ में ले जाऊँ बाद में. वो आप मेरी टीम मेंबर से पूछ लेना. Fine, okay. It's very easy. So team, can you check because you clicked the picture? It's CPP CPP 67 67 8801. 8801. Is that it? Is that it, guys? Wow, this was so incredible. I mean, she literally read it. Are you sure कि आपको नहीं दिख रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है. Like you can do whatever you want to with my eyes. Okay, wait. So आपने कहा था still मतलब I need to test you more. आपने कहा Sure. था कि आप कलर्स भी पहचान सकते हैं. बिल्कुल. So I have some colorful pens. Give me all the pens. मैं उन- एक साथ. एक साथ. Okay. मतलब अगर आप मुझे अलग एक एक करके दोगे तो स्क्रिप्टिंग लगेगा. Okay, fine. So I'll give you, as you can see, guys, मैं ये सारे पेन्स देख रही हूँ इन्हें. Now she'll tell कि उसका कौन सा कलर है. So here. Okay. Let's do it one by one. This is red. Oh my god. Yes. This is a black marker.
या उसका ढक्कन भी ब्लैक है तो ब्लैक मार्कर ही होगा. ओके. दिस इज समथिंग वुड वाला. यस And यस ये ग्रे है. यस, दिस इज सो इनक्रेडिबल. नेक्स्ट वन. ब्लू हाइलाइटर ओके. एंड अ नियॉन हाइलाइटर. Oh my God! Wow, that was incredible. अभी एक और टेस्ट है आपके लिए. आई एम सॉरी, हम आपके सारे टेस्ट ले रहे हैं. तो ये क्यूब मैं आपको देने वाली हूँ, जो कि हमने इसको अच्छे से घुमा दिया है. अभी देखते हैं कि क्या ये ब्लाइंड फोल्डेड क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं. आई मीन मुझे लग नहीं रहा है, बट ओके. ओके, शी इज़ सॉल्विंग इट. कुछ कुछ हुआ है. बाय द वे, शी इज़ वेरी फास्ट. ओके, एक साइड हो गई है. वन साइड इज़ डन. मुझे नहीं बिलीव हो रहा कि ये कैसे कर रहे हैं. आई होप कि इनको ना दिख रहा हो. ओके, शी इज़ ऑलमोस्ट डन. ऑलमोस्ट डन. Oh my God. So good. Guys, can you see this? It's done. कैसे? I mean, oh my God, this is so incredible. This was so good and you only took like such a short time. अभी ज़्यादा टाइम लगा. पता है वो बहुत स्लिपरी है आपका क्यों. ज़्यादा टाइम था ये. ग्रिप में नहीं आया मेरे. मैंने उसे सिर्फ ऐसे उसको करने में ही टाइम लगा दिया था. आपने तो उसे सॉल्व इतना जल्दी कर दिया. गाइस, दिस वाज इनक्रेडिबल. दिस वाज ट्रूली इनक्रेडिबल. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन समथिंग लाइक दिस. ऑलराइट, सो इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अब टाइम है मेरे एंड ऑफ कोर्स मेरी जो ऑडियंस है उनके फेवरेट सेगमेंट का, जनता जवाब मांगती है. ये रियल क्वेश्चंस हैं, रियल कमेंट्स हैं हमारे ऑडियंस के, हमारे डीएम्स के थ्रू. सो वो स्टक हैं और उन्हें आपका जवाब चाहिए. सो आर यू रेडी टू हेल्प देम? If I can, I'll be there. ओके, सो फर्स्ट वन. हाय डॉक्टर, मैं नागपुर से तन्वी हूँ, 20 साल की. मैं ना बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी. फिर मैंने नीट दिया. फर्स्ट अटैम्प्ट था 2024 में, तो पेपर लीक हो गया. फिर 2025 में मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया. फिर इस साल पेपर कैंसिल हो गया. मैं पहले सबके साथ बहुत प्रैंक करती थी, जोक करती थी. अब ज़िंदगी मेरे साथ कर रही है. लेकिन अब मैं क्या करूँ? मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है एक और एग्ज़ाम देने का. यार अगर तुम्हारा मूड नहीं है ना तो तुम्हें नहीं देना चाहिए. यू शुड नेवर डू एनीथिंग फोर्सफुली. ऑन दी अदर हैंड, अगर वो पेपर तुम्हारे लिए कैंसिल हुआ है तो सबके लिए कैंसिल हुआ है. ऑब्वियसली दैट इज़ रॉन्ग. ऑब्वियसली मतलब ये चीज़ बहुत एग्जॉस्टिंग होती है. अगर मुझे बोल दे कि आज मेरा पेपर, जो मैंने पेपर दिया जिसके लिए मैं 1 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे वही पेपर 2 महीने बाद फिर से देना है बिकॉज ये वाला तो ख़राब हो गया. अब दैट इज़ मेंटली एग्जॉस्टिंग. दैट हैज़ टू बी. मतलब अब ये कोई इंसान हैंडल नहीं करेगा इस चीज़ को. मतलब सिर दुखता है. देखो सही में, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, अगर ऐसा लग रहा है कि पेपर नहीं देना तो मत दो. बट अगर ये है कि कहीं भी यार डॉक्टर बनना था, लाइफ में कभी जाके खुद को कोसना मत आगे कि यार शिट उस दिन पेपर दे लेती तो हो जाता. नहीं, देयर शुड बी नो कि आई शुड हैव डन इट. देयर इज नो शुड्स इन लाइफ. नो रिग्रेट्स. ओके, नेक्स्ट वन. प्रणाम डॉक्टर साहिबा, मैं सूरत से मानसिंह हूँ, उम्र 32 ईयर्स. सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, पर हफ्ते में 2 बार मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चे को कुछ नया सिखाऊं. अभी मैंने उसे कथक क्लास में डाला और कल ही एक कराटे क्लास भी देखी है. लेकिन अभी वो सिर्फ 8 साल का है. क्या मुझे उस पर इतना प्रेशर डालना चाहिए? लेकिन डॉक्टर, जब भी उसे घर पर पड़े रहकर शिनचैन का एक ही एपिसोड 10 बार देखते हुए देखता हूँ, मन करता है इसे 10 या 12 क्लासेस में एक साथ डाल दूँ. बाकी आप बताओ क्या करूँ? ये अगर क्वेश्चन मेरे पापा या मम्मी ने सुन लिया ना, दे विल बी लाइक, डूड तू भी तो शिनचैन देखती है अभी तक. आई तो वॉच, आई लव इट. बट ये हो गया ना कि यार ये बच्चों से एक्सपेक्टेशंस रखने वाली चीज़ नहीं होगी. आप थोप रहे हो उन पे.
आप उन्हें क्लासेस ज्वाइन कराओ, बट नॉट बिकॉज कि आपको ये है कि भाई ये कथक में आगे जाके कुछ बहुत कर लेगी या कराटे में कुछ बहुत ज़्यादा कर लेगी. यू डू इट, यू लेट देम एक्सप्लोर. ओके, नेक्स्ट इज हेलो डॉग, मैं देहरादून से वरुण हूँ. मुझे पिछले 1 महीने से एक बहुत अजीब प्रॉब्लम हो रही है. जब भी मैं सुबह एकदम ठंडे पानी से नहाता हूँ या ठंडी हवा में निकलता हूँ तो मेरे दोनों हाथों की उंगलियाँ एकदम सफ़ेद पड़ जाती हैं, जैसे उनमें खून ही ना हो. फिर थोड़ी देर बाद वो पहले नीली होती हैं और गर्म पानी में हाथ डालने पर एकदम लाल होकर दर्द करने लग जाती हैं. अभी ना मेरा नीट पीजी का प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है. एमबीबीएस बहुत क्रेजी हुआ, लेकिन सीनियर से हमेशा से यही सुना कि बेटा वो तो एक मजाक है. अब आपको क्या लगता है, ये मेरे हाथ कहीं टेंशन के मारे तो रंग नहीं बदल रहे, क्योंकि मैं तो अब हिम्मत हार चुका हूँ. भाई तुम्हें रिनॉन्स फिनोमेना है, इट्स अ मेडिकल इशू. बट या नॉट कमिंग टू द मेडिकल वन एंड साइकेट्री पे थोड़ा सा जाके देखें तो यार होता है, सबके साथ होता है. इफ़ यू हैव एंग्जाइटी अबाउट समथिंग यूल शिवर. इफ़ इट्स अ बिग डे फॉर यू तो तुम्हें लगेगा कि यार शिट मेरे को थोड़ा सा हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, थोड़ा मेरे हाथ वाथ कम काम कर रहे हैं, एंड इट्स वेरी नेचुरल. सो या कमिंग टू योर व्हाट्स हैपनिंग विद योर फिंगर्स, कलर चेंजिंग वगैरह जो भी हो रहा है, इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स वेरी नेचुरल. इट्स हैपनिंग विद एवरीबडी. बस वो शो नहीं कर रहे, मतलब या तो वो देखते नहीं है. बहुत लोगों के साथ होता है कि वो इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है सही हो जाएगा सही हो जाएगा. कुछ होते देख रहे शिट यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ. तो या इट्स वेरी नॉर्मल. नेक्स्ट इज हाय डॉक्टर, मैं मुंबई से रिया हूँ, सेकेंड ईयर एमबीबीएस. मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज के साथ साथ कूल मेडिकल कंटेंट बनाऊंगी, लाइफस्टाइल व्लॉग्स डालूंगी. मैंने शुरू किया, फॉलोअर्स भी बढ़े. पर अब हाल ये है कि मुझसे ना पढ़ाई संभाली जा रही है और ना ही एडिटिंग. रील्स पर लोग यू इंस्पायर मी लिखते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि पिछले इंटरनल एग्ज़ाम में मैं बॉर्डर लाइन पर पास हुई हूँ. इस फेक डिजिटल वैलिडेशन के चक्कर में मेरी मेंटल हेल्थ का कचरा हो गया है. मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँ या पढ़ाई से ब्रेक लूँ? सोशल मीडिया छोड़ दो यार. मतलब ओके, सो नॉट सेइंग इट वेरी शार्पली ऐसे अचानक से, बट इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम और एनी सोशल प्लेटफॉर्म यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी सीन. अगर आप 2-4 दिन दिखाई नहीं देते आपकी रीच गिर जाती है, एंड देन इट इज़ मेंटली एग्जॉस्टिंग कि यार मेरी रीच कैसे गिर गई अचानक से. सो या यू हैव टू फाइंड अ वे टू सॉल्व इट ऑफ. एंड आई नो आई कैन मेक माई इंस्टाग्राम फ्रॉम 0 to 20 के अगेन विथ टाइम, बट मैं वापस कभी मेडिसिन नहीं पढ़ पाऊँगी. अगर मेरा ये फेस पढ़ने का निकल गया तो मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगी. सो या मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करने की कोशिश करो. नहीं हो रहा है सो गिव सोशल मीडिया ब्रेक. ओके, नेक्स्ट इज मैं पटना से ब्रजेश हूँ, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस. घर से पहली बार दूर हॉस्टल आया हूँ. यहाँ ना कोई सच्चा दोस्त बन रहा है, मैं इसका खाना जहर जैसा है और सीनियर्स अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं. रात को जब हॉस्टल के कमरे में अकेला बैठता हूँ तो इतनी ओवर थिंकिंग होती है कि लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ. घर पर फ़ोन करता हूँ तो मम्मी रो देती है, इसलिए उन्हें बता नहीं पाता. गौरी दी, क्या मेडिकल कॉलेज की शुरुआत में सब इतने अकेले और मिजरेबल होते हैं या सिर्फ मेरे साथ ही ये हो रहा है? ये बहुत जनरल क्वेश्चन नहीं है, लाइक ये सबके साथ नहीं होता. कोई भी एक बच्चा जो 12th के बाद पास आउट करके कोई हॉस्टल में रहने गया, ही और शी विल रिमेंबर द फैमिली. होगा उसके साथ कि पहले किसी से बात नहीं हो रही, क्योंकि घर का इतना ज़्यादा कंफर्ट छोड़ के कोई अपने नॉन कंफर्ट जोन में जब शिफ्ट होता है तो सबके साथ ये इश्यूज आते हैं. बट फिर धीरे धीरे वो नॉन कंफर्ट जोन ही आपको सबसे प्यारा लगने लग जाता है. वही मतलब आई डोंट नो इफ़ यू हैव हर्ड इट, देयर इज़ अ लाइन कि जैसे ही पिंजरे से मोहब्बत हुई हमारा उड़ने का टाइम आ गया, या समथिंग लाइक दैट. सो once you will be adapted to that, you have to move somewhere else to do something for your job, for your post graduation or anything. So yeah, this is with everybody, this is normal human nature. ये हो रहा है ये अच्छी बात, नहीं होता तो दिक्कत थी. तो अगला सवाल लुधियाना से हरमीत का है, उम्र 23 ईयर्स. हाय डॉक्टर गौरी, मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ. मैंने ये फील्ड अपने पेरेंट्स के डर से चुन ली थी, पर अब मुझे रोज़ सुबह उठने में डर लगता है. मुझसे नहीं होती पढ़ाई, मेरा दिमाग कोडिंग और टेक में चलता है. पर जब भी मैं ड्रॉप आउट करने की सोचता हूँ तो पापा के उन 40-50 लाख रुपए का चेहरा सामने आ जाता है जो उन्होंने मेरी फ़ीस में भरे हैं. मैं अंदर से रोज़ मर रहा हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनके पैसों के गिल्ट में अपनी बाकी ज़िंदगी बर्बाद करूँ या एक बार हिम्मत करके सब छोड़ दूँ. प्लीज़ बचाओ. एक बार हिम्मत करके सब छोड़ दो, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में आपके पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो आपको हर जायज़ और नाजायज़ चीज़ में सपोर्ट करेंगे.
ठीक है, मतलब इफ़ आई एम गोइंग टू माई फादर एंड आस्किंग हिम फॉर समथिंग जो अच्छा है, he'll give me. बट इफ़ आई एम आस्किंग हिम समथिंग जो गलत है, लाइक एक बार मना करेंगे, 2 बार मना करेंगे, ज़िद करके बैठ गई ये नहीं मुझे चाहिए, वो क्या करेंगे, वो ला के देंगे, फिर मैं उस चीज़ से कुछ सीखूंगी एंड लाइक अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि आई हैव लर्नड इट. सो इफ़ यू हैव डन दिस मिस्टेक वंस, कि आपने वो सीट उठा ली है, डोंट डू इट अगेन. यू जस्ट हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप जब टेक में जाओगे सो यू विल डू समथिंग एंड ये जो 50-60 लाख रुपए हैं आप उसका डबल ट्रिपल कमा के वापस दे भी दोगे. बट उसके लिए आप अपनी पूरी लाइफ तो नहीं दे सकते ना. ओके, सो नेक्स्ट इज, हेलो डॉक, मैं अभी MBBS इंटर्नशिप में हूँ और मेरी 36 घंटे की ड्यूटीज़ चल रही हैं. मेरा एक 4 साल पुराना रिलेशनशिप था, पर मेरी कंटिन्यूस ड्यूटीज़, इमरजेंसी पोस्टिंग्स और स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से मैं अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाया. कल ही हमारा ब्रेकअप हो गया क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ. मेरा मेंटल बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका है. ना वार्ड में फोकस हो रहा है, ना PG की पढ़ाई में. क्या मेडिकल फील्ड में आने की कीमत अपनी पर्सनल लाइफ और प्यार को खोकर ही चुकानी पड़ती है? यार प्यार को खो के तो आई कैन नॉट कोट, बट या आई कैन से दिस कि हाँ आपको अपनी पर्सनल लाइफ को एक बार गिव अप करना पड़ता है, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस राइट नाउ. सो द पर्सन आई एम डेटिंग ही इज़ अ न्यूरोसर्जन एंड हम हफ्ते में एक बार मिलते हैं मुश्किल से. मैंने से उसका हॉस्पिटल मेरे घर से जस्ट 5 मिनट दूर है, बट व्हेन वी हैव टू मीट हमें पूरा ऐसे स्केड्यूल बनाना होता है. लाइक होता है ना जैसे पॉडकास्ट के लिए हमने पूरा स्केड्यूल किया कि हमें मीटिंग अपनी शेड्यूल करते हाँ हमें वो एक टू डू लिस्ट में डालना पड़ता है कि आज मिल लेते हैं एक बार. सो या यू हैव टू गिव टू प्रायोरिटाइज फॉर राइट नाउ. बेसिकली शायद वो पेशेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम वो पेशेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. सो राइट नाउ आई थिंक आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कि टाइम वेस्ट नहीं कर रहा ना, काम कर रहा है. एंड विद टाइम ही विल अंडरस्टैंड दैट हाँ अब इसको भी इक्वली टाइम देना ज़रूरी है. सो या यू हैव टू जस्ट इट्स जस्ट अ गिव रिलेशनशिप. आप अभी थोड़ा सा उसके लिए करो, बाद में थोड़ा ज़्यादा आपके लिए करेंगे. That's it. ओके, सो आई होप कि हमारी जनता को जो है जवाब मिल गए उनके. एंड आई रियली वांट टू टेल यू समथिंग कि ये पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार था, स्पेशली दैट राउंड जहाँ पे आपने फिगर आउट कलर्स को when you were blindfolded. I mean that was truly amazing. I'm sure कि हमारी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है. सो आई रियली हैड सो मच फन एंड जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, एंड आई वांट टू थैंक यू कि आप यहाँ पे आए, आपने अपना टाइम दिया, आपने अपनी नॉलेज जो है वो शेयर की और इतनी एक नई चीज़ हमें दिखाई है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच रिया फॉर हैविंग मी. आई एम सो ग्लैड दैट इंस्टेंट मेडिकल ने मुझे बुलाया एंड आई होप आई वॉज हेल्पफुल. थोड़ा सा डाइसी हूँ थोड़ा सा कल्चर्स को लेके, बट या it was incredible. The podcast was incredible. And before we wrap up, आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? I don't have any particular message for sure, but I would really say कि before you guys take something in your life very seriously, make sure you have planned, done and dusted, tried everything. बिकॉज हर चीज़ का एक अलग मज़ा होता है, ठीक है. तुम्हें वो मज़े एक बार सब कर लेने चाहिए, देन यू विल रियलाइज़ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा डोपामीन कहाँ मिल रहा है. एंड यू शुड डू द ओनली थिंग, मतलब यू शुड डू दैट थिंग जिससे तुम्हें डोपामीन मिले. उसे किसी सामने वाले को मिल रहा है नहीं भाई, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, यू आर लिविंग फॉर योर सेल्फ एंड यू विल बी विद योर सेल्फ. सो या डू वट एवर मेक्स यू हैप्पी. That's great advice. And before we say our goodbyes, we have something special for you. Oh. This special gift for you. थैंक यू सो मच. This is for you or your precious time जो आपने हमें दिया है. थैंक यू. And मेरे माइंड से वो तो अभी तक नहीं निकल रहा है जो एक्टिविटी हमने की है. That was so amazing. I'll make sure कि बड़ों को सिखाया जाए तो I'll tell you कि Thank you so much. Thank you for having me. Well guys, thank you so much for watching. Make sure कि आप डॉक्टर गौरी एंड इंस्टेंट मेडिकल को Instagram पर फॉलो करें एंड YouTube पर सब्सक्राइब करें. लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें और हो सकता है अगले एपिसोड में आपका कमेंट भी फीचर हो. Until next time, stay healthy, stay informed and keep questioning. This is Instant Medical signing off.